अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड बाय प्लस एम जी एच, या फिर करस्पॉन्डिंगली अगर हमने उसको रॉड ले लिया है, ठीक है, तो हमने बोला यार रॉड के लिए तो हमें पता नहीं है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है। हमने बोला रॉड का एम मास दिया है और एल लेंथ दिया है। तो हमने बोला पॉइंट मास की अगर हमें पता है तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा हमने, और उसको हमने ऐड कर दिया। हमने बोला कि ये किसी एक एक्स डिस्टेंस पे, विच डिस्टेंस, डीएक्स, सॉरी जनरल डिस्टेंस, और उस पे हमने एक छोटा डीएक्स लिया। तो हमारे लिए प्रैक्टिकली क्या कहानी हुई, इसको हमने बोला डीएम हो रहा है हमारा, और इस डीएम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राउंड से एक्स डिस्टेंस पे रखा है, तो हमने बोला उसको लिख देते हैं डी यू। तो उस डी यू को बोला हमने डीएम एम जी एच। एम का काम कौन कर रहा है, डीएम, जी का काम जी, और एच का काम कर रहा है हमारे लिए एक्स। तो हमें पता है कि अगर बहुत सारी इनफाइनाइट चीजों को ऐड करना होता है तो हमें क्या बताया गया है तरीका, दैट पुट द इंटीग्रेशन का साइन। तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, और उसको इंटीग्रेट। लेकिन जैसे ही हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया हमें पता चला यार यहाँ पर तो डीएम लिखा है और यहाँ एक्स लिखा है। हमने तो जितने इंटीग्रेशन पढ़े हैं वहां पर अगर यहाँ एक्स लिखा है तो यहाँ पर डीएक्स होना चाहिए। तो हमें दो चीजें समझ में आई क्या, या तो हम डीएम को ऐसा कुछ करें कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में रिप्लेस करें। तो हमने बोला अच्छा वो हम कर सकते हैं। व्हाट डज इंटीग्रेशन मीन्स यार, जब तुमने ये पढ़ा मुझे बताओ, सिग्मा पढ़ा था बचपन में कि हमने बोला सिग्मा एन लिखा है, तो हमने बोला कि अगर एन की वैल्यू 1 से 10 तक है, मतलब हमने क्या पढ़ा, 1 + 2 + अप टू 10 लिख दो, उसको हम सिग्मा बोलते हैं। तो वहां पर हमने सिग्मा पढ़ा कि डिस्क्रीट वैल्यू को ऐड करना है, 1 2 3। मैं तुमसे बोलूं 1 ऐड करो, फिर 1.1 ऐड करो, फिर 1.111 ऐड करो, फिर 1.1111 ऐड करो, और अब 10 तक करो, तो ये कितनी वैल्यूज हो गई, ये इनफाइनाइट वैल्यूज हो गई। तो हमें इनफाइनाइट वैल्यूज को ऐड करने का एक तरीका बताया गया है, और उसी को हम बोलते हैं सिग्मा। बेसिक लैंग्वेज में प्लीज अंडरस्टैंड, जो ये मैथमेटिकल चीजें जो हम पढ़ते हैं ना, कैलकुलस स्पेसिफिकली, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैथ, इट इज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, ये सब चीजें सॉल्व करने के लिए। तो ये मैथ्स का पार्ट ही नहीं था ओरिजिनली, फिर उसको ना बहुत बढ़ा दिया गया तो फिर वो मैथ्स में पढ़ाने लगे। बट फिजिक्स में जो जरूरत है ऑफ द इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, वो बहुत बेसिक जरूरत होती है, तो प्लीज कोई इससे भागना मत। The more you will run away from differentiation integration now, the more you'll be scared of this thing, and the more you will start leaving the problems of differentiation integration. तो again I'm repeating, इंटीग्रेशन को पहले उतना ही ट्रीट करो जितनी उसकी जरूरत है, अननेसेसरली नाइदर आई वोंट टीच और नाइदर एनीवन वुड टीच यू। बट बेसिक इंटीग्रेशन जो बार बार अगेन मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि वो यही यूज होते हैं कि एक्स रेज टू दी पावर एन लिखा है, n+1/n+1 मेजरली। एक्चुअली सही बताऊं तो 60-70% ऑफ द प्रॉब्लम केवल एक इस फॉर्मूले पे निकल जाते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा, सो इंटीग्रेशन का मतलब ये पक गया समझ में आ रहा है देखो, कि बहुत सारी इनफाइनाइट चीजों को ऐड करने का तरीका हम सिग्मा से नहीं कर सकते हैं, तो हमने भी कुछ फॉर्मूले बनाए हैं, उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना, बेसिक बेसिक भाषा में। बोल 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 बोल, समझ में आ रहा है ना क्या है, जल्दी 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 बताना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली आइडिया क्या हुआ, तो फिर हमने बोला यार इस m को हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सर आपने x लिखा है और यहाँ dm लिखा है, हमने जितना भी पढ़ा है वहां पर dx है और यहाँ पर x का एक फंक्शन है। तो हमने बोला dm को रिप्लेस करते हैं dx के टर्म्स में। कैसे रिप्लेस करते हैं, हमने बोला प्रॉब्लम में क्या गिवन है, गिवन है दैट ये जो रॉड है इसका लेंथ l है और मास m है। तो l लेंथ की रॉड का मास m, तो यूनिट लेंथ का m/l, तो हमारा dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, m/l इंटू dx। और इसी dx लेंथ के मास को ही तो हमने dm बोला है, मतलब अच्छा ये हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं तुम्हें अभी, है ना, केवल वो है। तो dx लेंथ का मास उसको ही हमने dm बोला, और वो dm की वैल्यू क्या आई, m/l इंटू dx। क्या बताओ यहाँ तक चीज क्लियर हो रही है क्या सबको, जल्दी बताओ। इस dm को हम dx के टर्म्स में कैसे लिख रहे हैं, m टोटल मास कितनी लेंथ में डिवाइडेड है l, और उसका कितना पोर्शन ले रहे हैं हम dx। इज दैट क्लियर, तो दिस इज हमारा dm। तो dm की जगह लिख रहा हूं मैं m/l इंटू dx,
ये dx से d इंटू एक्स नहीं है, दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। कई बार ना ये तुम्हें नहीं लगना चाहिए कि सर dx लिखा है तो ये मतलब डोंट डू दिस थिंग एवर। यहाँ पे dx लिखा है और हमसे ये पूछा गया तुम x और x को काट दो। ये केवल एक जैसे जैसे तुम्हारे लिए मैथ्स में जैसे ही तुम्हें ये प्लस दिखता है या मल्टीप्लिकेशन दिखता है तुम्हें समझ में आ जाता है ना क्या करना है, राइट? क्लियर ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? तो उसी चीज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बेसिकली। इज दैट क्लियर? है ना? तो इंटीग्रेशन वो एक सिंबल है और उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना? तो अब मैं बोल रहा हूँ तो हमने डीएम को लिखा ये, यहाँ पे जी लिखा और यहाँ पर एक्स लिखा। इंटीग्रेशन में एक फायदा क्या होता है, जो जो चीजें कांस्टेंट होती है उसको इंटीग्रेशन के तुरंत बाहर ले आओ। तो हमने क्या बोला, क्या कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, यस। जी कांस्टेंट, यस। अपॉन का एल कांस्टेंट, यस। अंदर क्या बचा, एक्स बचा और डीएक्स बचा। सर एक्स कांस्टेंट के लिए, क्योंकि जब हमने बोला कि एक्स पे डीएक्स लिखना है मुझे, इसका मतलब क्या है कि दिक्कत क्या थी, हमने पॉइंट मास का पढ़ा। तो हमारे लिए ये कितने पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास है जो बिल्कुल, यस, एक पॉइंट मास है जो बिल्कुल ग्राउंड के पास है। दूसरा पॉइंट मास थोड़ा सा ऊपर है, अगला और ऊपर है, जो आखिरी पॉइंट मास है वो कहाँ पर है, एल पर। तो अलग अलग छोटे छोटे डीएम 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 क्या अलग अलग जगह पर है, हाँ। तो हमने बोला उसको अलग अलग लिख लो, तो फिर हमने बोला इसको जीरो से एल लिख लेंगे। तो दैट्स द होल आइडिया, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू आगे। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये वाली फॉर्मूली एक्स स्क्वायर बाई टू एस, है ना? एन की जगह मैंने वन डाला है ना? तो एन वन डालेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन होने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से एल, राइट? क्लियर है? अच्छा, लिमिट आई एम श्योर सबको समझ में आ चुकी होगी बाय नाउ कि जीरो हम क्यों ले रहे हैं। अच्छा, दो चीजें, जहां से हमारा पहला डीएम स्टार्ट हो रहा है और जहां पर आखिरी डीएम खत्म हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, मेरा पहला डीएम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल जो ग्राउंड से कांटेक्ट में है, जहां पर एक्स की वैल्यू इस जगह पर जीरो है। आखिरी डीएम कहाँ पर खत्म हो रहा है, जहां पर एक्स की वैल्यू एल के बराबर है। दैट्स द होल आइडिया। तो हमारे पास क्या आया, एम जी आया, अपॉन में एल आया। अच्छा, लिमिट, लिमिट हमारे पास जब हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, पहले एल डालो, तो यहाँ पे एक्स की जगह एल डालूंगा तो आएगा एल स्क्वायर बाई टू, माइनस साइन लगाओ और फिर लोअर लिमिट डालो, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। तो जब अपर लिमिट डालते हैं तो पहले डालते हैं, फिर बीच में लगाते हैं माइनस साइन और फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो एक्स की जगह जीरो डालेंगे। तो नाउ एम जी, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा एल बाई टू। अब समझिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ से, क्या है, मतलब इस रॉड का जो ये पूरी रॉड है, इसका जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आया वो आया एम जी एल बाई टू। मतलब अगर हम इस पूरी रॉड को रिप्लेस करना चाहें एक पॉइंट मास में, तो हम उस पॉइंट मास को कहाँ रखे सच दैट मेरी पोटेंशियल एनर्जी सेम आए। समझना, ये रॉड, इसका पूरे का मास एम और ये ग्राउंड से रखी हुई है ऐसे, समझना सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, दिस इज वेयर द स्टार्ट। इस पूरी मास, पूरी रॉड को हम कहाँ पर रखे सच दैट पोटेंशियल एनर्जी का टर्म सेम आए। पूरी रॉड को पिचकाओ, एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करो और उसको एग्जैक्टली ग्राउंड से एल बाई टू पर रख दो, एग्जैक्टली। कहने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एल बाई टू। ओ, so this is the whole idea, that where you can replace the whole mass to be concentrated at one point such that potential energy comes out to be the same। क्या अभी लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा, जिसको थोड़ा सा भी अभी भी मैथमेटिकल पार्ट में दिक्कत हो ना, प्लीज एक बार थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी भी डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो तुम, मतलब, बट आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। बोलो क्लियर है, बढ़े आगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बताओ भाई, बढ़े आगे। एक प्रॉब्लम करें, है ना, इस पे और थोड़ा सा और वैसे वाला बेस्ड। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे पूछ ही लेता हूँ मैं तुमसे, सपोज मैं तुमसे बोलूँ ये सेम रॉड अगर मेरे पास ऐसे रखी हुई है, अरे ये तो कुछ और ही बन गया, किसी का कोई एवेंजर का इंस्ट्रूमेंट बन गया लग रहा था। सपोज ये रॉड है, बिल्कुल पतली सी रॉड है, एम मास की एल लेंथ की रॉड है और ये ग्राउंड से थीटा एंगल पे रखी हुई है।
हमें बोला गया पोटेंशियल एनर्जी सेम प्रॉब्लम, जो ये ऊपर वाला था इसको मैंने टिल्ट कर दिया है। अभी मैं तुमसे बोलूँ अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ग्राउंड पे, है ना, सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड? पोटेंशियल एनर्जी, टेक 1 मिनट, एनर्जी ऑफ रॉड, बताओ क्या आएगा? रॉड को हमने फिक्स करा हुआ है, ऐसे होल्ड करा हुआ है किसी इंसान ने, जो भी है ना, ऐसे पकड़ा हुआ है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? सोचो कि क्या कर सकते हैं हम जल्दी से। सोच के करना है, ऐसे तुक्के मारोगे तो आंसर 100% नहीं आएगा। थिंक अबाउट इट प्रॉपरली। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं बताऊं, उसके बाद एक प्रॉब्लम तुम अटेंड वो थोड़ा सा और इसी का मिक्स प्रॉब्लम। अच्छा समझना, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, वहां पर ना बार बार चीजों की जरूरत पड़ी थी। क्या? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बार बार हमसे ये बोला जा रहा था, है ना। तो हमें, और फिर हमने क्या बोला, हम हर एक फोर्स का अगर वर्क डन निकाल ले। अच्छा पहले एक बार इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एक तो तरीका है फिर से मुश्किल वाला तरीका। क्या है मुश्किल वाला तरीका? तुम छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करो उसको, एक्स पे डीएक्स में। बट अभी अभी सर आपने एक चीज बताई कि हम अगर पूरी डॉट को वो करें, क्या करें, कंप्रेस कर दें और एक छोटे पॉइंट मास से रिप्लेस कर दें, तो हम उस पॉइंट मास को कहाँ रिप्लेस करें? अभी अभी बताया, कह रहे हैं एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रॉड पे। देखो, पूरी रॉड थी अगर एल लेंथ की, अगर हम पूरे उस रॉड को कंप्रेस करें और एक जगह पे मेरा रखने का मन कर रहा है, तो कहाँ पर कर रहा है वो? एग्जैक्टली बीच में कर रहा है, मिडिल ऑफ द रॉड पे। ये बात समझ में आ रही है कि L/2 पर? बोलो 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 बोलो, ये चीज क्लियर हो रही है क्या सबको? बताओ। मतलब अगर मैं इस पूरे, हमें एल लेंथ क्या दिया है, ये दिया है ना। अगर मैं पूरी रॉड को कंप्रेस करके अगर कहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ रखूंगा? एग्जैक्टली बीच में। अच्छा ये अलग अलग है डायग्राम दोनों, बिल्कुल यहाँ पे सामने बना दे रहा हूँ। अगर मैं एग्जैक्टली बीच में रखूंगा इस पूरे रॉड को कंप्रेस करके बीच में, तो हमें तो पता है पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? उसकी केवल इस एच पर ना। ये बात समझ में आती है? समझना, इस रॉड को मैंने पिचकाया और एक जगह पे रखा, व्हाट इज दैट जगह? दैट जगह इज एग्जैक्टली द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। अगर वो मिड पॉइंट ऑफ द रॉड है, तो हमें पता है कि किसी भी एक पॉइंट मास की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है M × G × H। तो अगर मैं किसी तरीके से ये एच निकालूं, व्हाट इज दैट एच? दिस एच। तो मेरा आंसर आ जाएगा यस, बचेगी कुछ प्रॉब्लम में। ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल, ये एंड ये, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल है। पक्का? हाँ। ये मिड पॉइंट है, हाँ। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, तो ये कितना हो गया? L/2। बहुत आसान हो गया क्या प्रॉब्लम? बहुत आसान है, तुमने सोचा नहीं बस केवल। साइन थीटा कहना से वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? जो एच हम निकालना चाहते हैं। व्हाट इज हाइपोटेनियस? कहना से विच इज L/2। तो एच की वैल्यू नोन चीजों के टर्म्स में आ गई, हाँ, L/2 साइन थीटा। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्ट आ गई, यस, M × G × L/2 साइन थीटा। तो फायदा क्या हुआ हमने ऊपर वाला प्रॉब्लम करने का? हमें ये पता लग गया कि भाई अगर मुझे उस चीज का सेंटर ऑफ मास पता है, उस सेंटर ऑफ मास पे रख लो पूरे पूरे मास को और सोचो उसकी ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी है, और मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। बोलो क्या ये चीज क्लियर हो रही है अभी? बताओ 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 बताओ। यार सब लोगों को बताना है फट से, है ना, अदरवाइज मजा नहीं आएगा भाई। सबको फटाफट बताना पड़ेगा। बोलो। किसी को अभी भी लग रहा है डाउट तो प्लीज 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 आस्क। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। गाइस, खाना खा के सो नहीं रहे हो ना? नीचे क्या है? L/2। कितने लोग जागे हुए हैं? गुड मॉर्निंग।
यार आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, जल्दी बोलो। जागे हुए हो? सुन रहे हो ना अच्छे से? नींद आ रही है? गाइस रिप्लाई फट 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 फट, समझ में आ रही है कहानी? एक प्रॉब्लम है अच्छा। ओके, अच्छा एक प्रॉब्लम, लेट्स सी कि कितना समझ में आ रहा है। ओके, राइट इट डाउन आराम से। देखो एक बार, अगर कुछ लग रहा है डाउट तो पूछो भाई, नहीं तो अगला प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा। गेट टू सी सो मेनी प्रॉब्लम्स ओनली इन एससी वर्मा में, ऐसे बहुत प्रॉब्लम। तू एक प्रॉब्लम दे दूं अभी? ओके, सिंपल प्रॉब्लम है, बस चीजों को इंट्रोड्यूस करना है इसमें और उसमें, ठीक है। सपोज मेरे पास एक ये रॉड है जो कि इस जगह पर हिंज है, ठीक है। हमें बोला गया इस रॉड पे हमने फोर्स लगाना स्टार्ट करा ऐसे, हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। और इस रॉड को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, कहाँ से कहाँ तक, किसी एक एंगल तक ले जाने में हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? Let's, if you want, you can take this angle to be 50 30 और 60 डिग्री। इसको ले लो, लेंथ ऑफ द रॉड को ले लो 1 मीटर, ऐसे वाला, ठीक है। हमको बोला गया है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ इन ब्रिंगिंग द रॉड, इन ब्रिंगिंग द रॉड फ्रॉम इनिशियल, फ्रॉम यहाँ से यहाँ, व्हाट इज यहाँ से यहाँ सर? यहाँ से यहाँ मतलब इनिशियल, इसको आई बोल दे रहा हूँ, इसको एफ बोल दे रहा हूँ। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एक मिनट रुकना अभी सॉल्व करने से पहले। इन पोजीशन टू फाइनल पोजीशन स्लोली, इस स्लोली का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब हम जब ये रॉड को लेकर आ रहे हैं ना, तो हम बहुत धीमे धीमे ला रहे हैं। धीमे धीमे का मतलब, स्लोली वर्ड जब भी देखो हमेशा समझ जाना, वो ये बोलना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल हर इंस्टेंट पे, प्रैक्टिकली धीरे धीरे। तुम्हें बताना है वर्क डन बाय द फोर्स है। हिंट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे अप्लाई करना है मुझे नहीं पता, तुम्हारा जॉब है ये पता करना। सोचो जल्दी से। आया किसी का आंसर? यार जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। किसी का आंसर आया क्या? अच्छा, पहली चीज तुम्हें मुझे बतानी है, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग। इसको जब हम लेकर जा रहे हैं, हम कितने फोर्स लग रहे हैं इस रॉड पर? एम जी, यस वेरी गुड, एम जी तो लग ही रहा है फॉर श्योर। कहाँ लग रहा है एम जी? अब यार एम जी तो पूरी रॉड पे लग रहा है। अगर मेरा एक पॉइंट मुझे लगाने का मन है, तो मेरे लिए वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द रॉड होगा। हमने अभी भी देख लिया कि वहां पर एम जी लग रहा है, और थोड़ी देर में वो रॉड का मिड पॉइंट यहाँ पहुंच गया सपोज। और क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन जहां पर भी, रिमेंबर दिस थिंग, जहां पर भी बॉडी हिंज होती है,
हिंज कहाँ पर है, यहाँ पर। हमें कैसे पता है सर नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? जब भी हिंज बॉडी है ना, whenever in doubt always assume कि दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, एन एक्स और एन वाई, क्योंकि रॉड मूव कर रही है। हो सकता है एन एक्स और एन वाई वेरिएबल हो, क्यों? क्योंकि रॉड मूव कर रही है तो वो परपेंडिकुलर या सरफेस डिफाइन नहीं है। whenever in doubt do always, ये फोर्स एफ लग रहा है, बट मुझे नहीं पता है कि ये फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली इस फोर्स का वर्क डन नहीं निकाल सकते। अब माय क्वेश्चन टू यू इज, हमने क्या पढ़ा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्क डन बाय, अच्छा इसमें किसी को कोई तकलीफ है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? आई होप नॉट, है ना? ये चीज तो आई एम श्योर क्लियर होगी सबको। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये हमने कैसे कर, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन। कितने फोर्सेस लग रहे हैं? हम बोलेंगे यार नॉर्मल रिएक्शन, दूसरी चीज हम बोलेंगे यहाँ पर mg, तीसरी चीज बोलेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सॉरी वर्क डन बाय द फोर्स जो हमको निकालना है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कह रहे से स्लोली का मतलब अभी अभी बताया कि यार ये भी जीरो और ये भी जीरो। दैट्स हाउ वी डिफाइन स्लोली, कि अगर वो स्लोली मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। स्लोली, स्लोली वर्ड का मतलब ही यही है कि हम उस रॉड को धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं। धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी हर इंस्टेंट पर जीरो है। उसका वर्ड का मतलब ही यही है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज अब समझते हैं। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन, क्या नॉर्मल रिएक्शन का कुछ भी वर्क डन होगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन का कुछ भी वर्क डन मतलब हमें क्या बताया गया किसी भी फोर्स के बारे में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये जो पॉइंट है जहां पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, क्या ये पॉइंट कहीं पे भी मूव कर रहा है थ्रू आउट द मोशन ना? तो ये भी जीरो। ओ, तो हमारे लिए एक बहुत सिंपल सी कहानी आ गई कि अगर मैं ये निकाल लूँ, वर्क डन बाई एम जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई फोर्स, मेरा काम खत्म हो जाएगा। मतलब वर्क डन बाई एम जी निकालना मेरा काम है। अब याद करने की कोशिश करो, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम करे थे। एम जी का वर्क डन किस पर डिपेंड करता है? अगर मैं, एक्चुअली अगर तुम ध्यान से देखो ना, इसका जो ये पॉइंट है, कहाँ से कहाँ जा रहा है ऐसे। हम पूरी चीज को, हमने रॉड के बारे में अभी अभी पढ़ा कि पूरी चीज को उसके पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं, बट उसका पॉइंट यहाँ से यहाँ जा रहा है। मतलब प्रैक्टिकली हमने एमजी के बारे में एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, दैट वर्क डन बाय एमजी ओनली डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट एमजी के डायरेक्शन में। समझो ध्यान से। क्या मैं अगर ये निकाल लूं कि mg हमारा पहले कहाँ लग रहा था? रॉड के सेंटर पे। फाइनली mg हमारा कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर। तो mg के डायरेक्शन में रॉड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये वाला h। बट क्या ये mg के डायरेक्शन में हुआ या mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में? प्लीज 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 अंडरस्टैंड, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वर्क डन बाय mg, mg पे जो mg जो लग रहा है रॉड पर, mg के डायरेक्शन में वो नीचे जा रहा है या सेंटर ऑफ मास उसका ऊपर जा रहा है? कहना ऐसे, ये mg यहाँ लग रहा है ऊपर, कहना ऐसे माइनस एम जी एच हो जाएगा। फील इट, फील इट। अगर मैं तुमसे बोलूं, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है, बट mg लग रहा है नीचे और हमारा पॉइंट जा रहा है ऊपर जहां पर mg लग रहा है। समझना, बेसिक सीरीज। मैं तुमसे बोलूं, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुंच गया थोड़ी देर में। मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय mg, तो तुम बोलोगे वर्क डन बाय mg इज नथिंग बट फोर्स into displacement into the cos of the angle between। फोर्स नीचे लग रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो कह रहे हैं इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180। हम क्या लिखते थे? cos 180। cos 180 क्या होता था? -1। कह रहे हैं वो आ रहा है मेरे पास माइनस एम जी एच के बराबर। सो इफ आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एम जी, मतलब नीचे की तरफ, तो वर्क डन बाय एम जी पॉजिटिव होता है। इफ आई एम मूविंग एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एम जी, तो हमारे पास वर्क डन बाय एम जी निगेटिव होगा। यहाँ तक समझ में आया? अभी हम कमिंग कमिंग वर्क डन इस पे मैं आ रहा हूँ, बट यहाँ समझ में आया। दूसरी चीज ये, अगर मैं इस ब्लॉक को एच ही लेकर जा रहा हूँ ऊपर, बट मैं पहले इसको ऐसे ले जाऊं, फिर ऐसे ले जाऊं, फिर ऐसे ले जाऊं, फिर ऐसे ले जाऊं और फिर ऐसे ले जाऊं, समझना, मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ही लेकर जा रहा हूँ उस ब्लॉक को, बट मैं अब घुमा के लेकर जा रहा हूँ। डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? मैंने क्या बताया वहां पे? वर्क डन बाय mg ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द mg। तो mg के डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहना है से मेरा वर्क डन बाय mg अभी भी वही आएगा। बोलो, यहाँ तक समझ आ रहा है? पक्का? बढ़िया आगे। अब मैं अगला क्वेश्चन तुम लोगों को बताना पड़ेगा, समझना।
अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ रॉड के लिए mg पहले यहाँ लग रहा था, फाइनली उसका जो mg है वो यहाँ, मतलब mg के डायरेक्शन में वो कितना मूव हो गया, इतना h। तो अगर मैं h निकाल लूँ तो मेरा काम चल जाएगा क्या? यस, बिल्कुल ही चल जाना चाहिए, है ना। मैंने ये एंगल 60 डिग्री दिया है ना, ओके। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री फॉर मी। ये जो लेंथ है और लेंथ पूरी दी है, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं थीटा के रिस्पेक्ट में बताना है, बताता हूँ, सो दैट कि किसी के लिए भी वैलिड हो। सपोज ये थीटा है, अगर ये एल हमें पूरा दिया गया है, तो ये पूरा एल, ये पूरा एल। अब मैं तुमसे बोलूँ इस राइट एंगल ए बी सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए बी सी को देखो ध्यान से। ए बी, ए बी हमारे पास कितनी लेंथ होगी? L/2 के बराबर, क्योंकि हमने ऊपर स्टैब्लिश कर लिया कि पूरी रॉड को हम कहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, एग्जैक्टली उसके बीच में। तो ए से बी के बीच की लेंथ कितनी है? L/2। ए से बी तक के बीच की लेंथ। इस ट्रायंगल एबीसी में साइन थीटा, साइन या फिर कॉस, कॉस थीटा सॉरी, कॉस थीटा को हम ये बोल सकते हैं AC अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम इसको बोल सकते हैं AC अपॉन हाइपोटेनियस विच इज AB, है ना। AC का काम कौन कर रहा है, वही हमें निकालना है एक्चुअली। AC अपॉन ए बी का काम कौन कर रहा है? L/2। ए सी इज कमिंग आउट टू बी L/2 इंटू कॉस थीटा। तो अब ध्यान से देखो, ए सी हमें पता लग गया है L/2 कॉस थीटा। हमें ए से ये वाला पॉइंट लेते हैं डी, मुझे पता है L/2, बाई टू कहाँ गया, L/2। तो एच मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज नथिंग बट ए डी माइनस ए सी। What is AD for me? AD is nothing but L/2. What is AC for me? It is L/2 cos theta. तो कहने से H का काम कर रहा है मेरे पास L/2 1 माइनस कॉस थीटा। क्या मेरा आंसर आ गया? यस। समझना ध्यान से, L का L/2 ऐसे हुआ यार, ये बीच में पूरा मास, पूरी लेंथ ऑफ द रॉड L दी गई है ना, ये पूरा L दिया गया है, तो एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट कितना होगा ऊपर वाले पॉइंट से? L/2 पर। मेरा आंसर आ गया क्या? यस। वर्क डन बाय mg, है ना। वर्क डन बाय mg क्या हो गया? हमारा पॉइंट डी से डी जा रहा है, सो इन दिस केस वर्क डन बाय mg ऊपर की तरफ जा रहा है, तो माइनस mg h होगा। h का काम कौन कर रहा है? L/2 1 माइनस कॉस थीटा। क्या मेरा आंसर आ गया? यस। वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू माइनस ऑफ w है, तो वर्क डन बाय f जो हमसे पूछा गया था वो mg के बराबर हो जाएगा माइनस साइन के साथ। निकाल लिया है, जो ये माइनस आया उसे माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो कहने से वो प्लस हो जाएगा विच इज mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा। सर इतना मुश्किल, ये मुश्किल अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रॉब्ली यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, वाई काइनेटिक एनर्जी जीरो है? बिकॉज हमें बोला गया है हम उसको स्लोली लेकर जा रहे हैं। जब भी किसी भी प्रॉब्लम में बोला जाता है ना स्लोली, स्लोली का मतलब ये कि हम बिल्कुल धीमे धीमे लेकर जा रहे हैं। हो सकता है हम जल्दी लेकर जाए तो दे विल गिव यू इन द प्रॉब्लम, यहाँ पर बोला नहीं गया है। ठीक है, सही है, समझा? बोलो 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 फटफट, है ना। अब दूसरी चीज एक और समझते हैं क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं जिसको ना हम अभी डिफाइन करने वाले हैं, पहले कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, एक सवाल बताओ पहले तो मुझे, तुमने तुमने अभी mg के बारे में पोटेंशियल एनर्जी भी एक चीज पढ़ी, वर्क डन बाय mg भी पढ़ा, है ना। जल्दी नोट करो अच्छा इसको, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, फट से नोट करो यार जल्दी। कर लिया नोट? एक बड़ी एक चीज बताता हूँ तुम्हें, एक चीज नहीं, पहले तुम बताओगे मुझे ये चीजें। सपोज मेरा एक ब्लॉक है यहाँ पर, फिर हम उसको ना जनरलाइज कर देंगे। ये एक ब्लॉक है हमारे पास ए पोजीशन पे, यहाँ पे m मास का ब्लॉक है, ये थोड़ी देर में ऊपर पहुंच गया। ऊपर तो सबको ही जाना है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये हाइट मुझे दी गई है h के बराबर, ठीक है। एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट, नो नो नो, वैष्णवी यही चीज समझाना चाह रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैष्णवी एक बार क्वेश्चन समझना,
वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ऑलवेज सेम एज द पोटेंशियल एनर्जी? नो, इसी को ही डिस्कस करना है। दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस, और इसी में ही बहुत क्लैरिफिकेशन जरूरत होता है कई बार। ओके, सबसे पहले व्हाट आई एम आस्किंग यू, फाइंड, कितनी चीजें, तीन चार चीजें पूछ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। सेकंड, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम बी टू ए। अगर हमारा पार्टिकल बी से ए की तरफ आ रहा है तो कितना होगा वर्क डन बाय द ग्रेविटी। थर्ड, फाइंड, फाइंड तो लिख दिया सर आपने, पोटेंशियल एनर्जी में यू ए माइनस यू बी। एंड फोर्थ, यू बी माइनस यू ए। ये चारों चीजें बताओ। अगर हमारा पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। सर अपने आप कैसे जाएगा, कोई और ले जा रहा है, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा। जब भी मुझे किसी फोर्स का वर्क डन पूछा जाएगा तो हमें उस फोर्स के बारे में लेना देना है। इसको कौन ऊपर ले जा रहा है, कौन नहीं ले जा रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है ना। कोई ले जा रहा होगा, खींच रहा होगा, बट हमें उसका वर्क डन पूछा ही नहीं। हमें पूछा गया केवल ग्रेविटी का वर्क डन बताओ, अगर वो ए से बी जा रहा है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी बताओ अगर वो बी से ए आ रहा है। हमें यू ए माइनस यू बी बताओ, और यू बी माइनस यू ए बताओ। चारों चीजें ना, एक काम करना, जो भी आंसर दे रहे हैं ना, कॉमा लगा के चारों आंसर देना, तभी मजा आएगा। दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, वेरी गुड। चारों सही है, और बहुत आसान है, सब लोग, एवरीवन कैन गिव द आंसर। जो, whenever someone is giving me the answer, give all the answers एक ही लाइन में कॉमा लगा के। नहीं तो मुझे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतने बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। एक ही लाइन में चारों आंसर देना लिख के। Whosoever is giving me the answer, give all the answers in one go. Mananjay, 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 Vaishnavi, this is right. Very good. I have मुझे पूरे आंसर चाहिए मुझे। Don't write only plus minus. Okay. Yes. Okay. I get 3 4 right answers. Okay. सुनना ध्यान से अब एक बार सब लोग। पहला वाला पार्ट क्या बोला मैंने, When I'm moving from A to B, अगर मैं A से B जा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट, वर्क डन ए टू बी, एम जी का वर्क डन। एम जी ए से बी जाने में क्या नीचे लग रहा है? हाँ। मैं जा कहाँ रहा हूँ, ऊपर। क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि मेरा वर्क डन बाय एम जी नेगेटिव होगा? किसी को डायरेक्टली लिखने में प्रॉब्लम हो तो बताना, देन आई राइट द फुल इक्वेशन। अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, एम जी नीचे लग रहा है, जा ऊपर रहा हूँ, कितना ऊपर जा रहा हूँ, एच हाइट, तो कहना है से मेरा आंसर आएगा माइनस एम जी एच। दूसरा, वर्क डन बाय एम जी, बट मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, बी से ए। मैं बी से ए जा रहा हूँ, तो हमारे पास एम जी नीचे लग रहा है, और मैं जा भी नीचे रहा हूँ, तो कहना है इसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो मेरा आंसर प्लस एम जी एच आएगा। थर्ड पार्ट, यू ए माइनस यू बी। यू ए माइनस यू बी क्या है, जब मैं ए से बी जा रहा हूँ। अच्छा, आई होप सबको ये समझ में आता होगा। नॉर्मली जो बचपन में भी पढ़ा है हमने, कि हम इस जगह के एनर्जी को, अगर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोलते हैं, तो ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी प्लस एम जी एच हो जाती है। मतलब अगर मैं ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोल रहा हूँ, तो बी पॉइंट की कितनी हो गई, प्लस एम जी एच। हमसे यू ए माइनस यू बी पूछा है, तो ए माइनस बी करो। एक मिनट लिख रहा हूँ उसको कुछ, यू ए माइनस यू बी, कहने से वो आ रही है माइनस एम जी एच, एंड वाइस वर्सा। यू बी माइनस यू ए प्लस एम जी एच। ये तो सर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें बताने का क्या है। एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने की है यहाँ पर। कहना है से किसको ऑब्जर्व करो, इसको साथ में ऑब्जर्व करो, इन दोनों को, और नीचे वाले दोनों को साथ में ऑब्जर्व करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, जब मैं ए से बी जा रहा हूँ, अरे उल्टा लिख दिया, फर्स्ट और फोर्थ को साथ में ऑब्जर्व करना है, सेकंड एंड दिस को, इसको साथ में ऑब्जर्व करो,
और दूसरे वाले को साथ में ऑब्जर्व करो। अब क्यों ऑब्जर्व करा दो, एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है अपने को, विच इज, अगर मैं ध्यान से देखूं, जब मैं ए से बी जा रहा हूँ, तो जब भी हम ये डेल्टा यू की बात करते हैं, तो डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मैं ए से बी गया तो मेरे लिए फाइनल पॉइंट है बी, ए से बी गया तो फाइनल बी है, इनिशियल मेरे पास ए है। तो मेरे पास जो वर्क डन बाई एम जी आ रहा है, अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, तो कहना है इसे वर्क डन बाई एम जी में मैं माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आ रहा है क्या? हाँ। जब मैं बी से ए आ रहा हूँ, तो मेरा वर्क डन बाई एम जी ये है, और मेरे लिए फाइनल पॉइंट है ए, इनिशियल पॉइंट है बी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, बी से ए आने में कहना है इसे इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ रहा है। समझना ध्यान से। तो क्या मैं इन जनरल हमेशा ये बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? समझना, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। क्या मैं हमेशा ये बोल सकता हूँ क्या कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? बाय दिस लॉजिक हमने एक प्रॉब्लम के थ्रू पढ़ा, बट हम जनरलाइज कर सकते हैं बिल्कुल। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी। क्या ये चीज समझ में आ रही है, हाउ आई एम कमिंग टू दिस? जल्दी बताओ। पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, potential energy is only defined for conservative forces. अब इसको ना हम धीरे धीरे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट यहाँ से समझना ध्यान से कि डिफाइन कैसे करा गया है। सो फर्स्ट वर्ड पोटेंशियल एनर्जी, कमिंग टू दैट, सुन तो लो पहले। फर्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ये सर क्या आ गई नहीं बला, ये बला ये है दैट तुमने जहां जहां पर भी फॉर्मूले पढ़े हैं ऑफ द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अभी तक एज ऑफ नाउ अभी तुमने शायद दो ही पढ़े, वन इज स्प्रिंग का, और दूसरा तुमने पढ़ा है ग्रेविटी का। केवल यही दोनों पढ़े हैं। तो यही दोनों तुम्हारे लिए कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन करी गई है, उससे रिलेटेड जो भी फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव में भी हम आ रहे हैं, भी और भी आ रहे हैं, बट ये समझो कि पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है ना। इस इट हैज नो रेलेवेंस, it has no relevance with non-conservative force, no relevance for non-conservative force। तो नॉन कंजर्वेटिव कौन से? जो भी तुमने फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ी है वो सब नॉन कंजर्वेटिव है। जैसे कि टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, इनके लिए हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं है कि फ्रिक्शन का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करा जाता है, ऐसा हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है। ठीक है। सेकेंड थिंग, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि ये ना रेफरेंस पे बहुत डिपेंड करती है। जब मैंने तुमसे बोला कि मैंने इसको जीरो माना, तो तुमने इसको प्लस एमजीएच बोल दिया। अगर मैं इसको जीरो नहीं मानता, ऊपर वाले को बी को जीरो मानता, तो तुम बोलते एक ही पोटेंशियल एनर्जी माइनस एमजीएच हो गई है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस थिंग, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन। मतलब मैं किस जगह की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहा हूँ, क्या यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहा हूँ, यहाँ की, या यहाँ की, या यहाँ की, या इन्फिनिटी की। सो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट को तुम जीरो मान रहे हो उसके हिसाब से बाकी जगह की डिफाइन करेगी, की जाएगी। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, और इट कुड बी जीरो, कुछ भी हो सकती है। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो बोलो बोलो। किसी को इसमें डाउट हो रहा है इन दोनों चीजों में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोनों। इज एनीवन हैज एनी डाउट इन दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट? पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, और वो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करता है। क्योंकि ना हम पढ़ेंगे, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना, तो हम इन्फिनिटी पे जाके बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और कभी भी जीरो है ही नहीं, हम ये बोलेंगे ही नहीं। बोलो, इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ। समझ में आ रही कहानी? क्विकली क्विकली क्विकली। दूसरी चीज मुझे बताओ,
एक लास्ट चीज और पढ़ते हैं पहले अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, जो हम स्प्रिंग की बात कर रहे थे, उसके बाद हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे वापस आते हैं। मुझे बताओ, क्या सब लोग, किसी सबको ये पता है क्या कि अगर स्प्रिंग जो होती है हमारी, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? ये हमारी स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग हमारी खींची हुई, नहीं मैं एनर्जी का पूछ रहा हूँ, फोर्स का नहीं पूछ रहा हूँ, के एक्स नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू द एनर्जी का फॉर्मूला। एंड डज एनीवन नो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग? कोई भी? नहीं, किसी को तो याद होगा यार। फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, आई नो यू नो, आई नो दैट यू नो। वेरी गुड, हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। उसको ही बस थोड़ा सा और एनर्जी के टर्म्स में समझाना चाह रहा हूँ बस। वेरी गुड। सो बेसिकली सपोज ये स्प्रिंग हमारी, अच्छा स्प्रिंग के पास एनर्जी कब होती है? स्प्रिंग या तो खींची हुई हो या फिर दबी हुई हो। स्प्रिंग को लेना ही देना नहीं है। अगर स्प्रिंग हमारी नेचुरल लेंथ से खींची हुई है, दिस इज माई, लेट्स से इट इज अ नेचुरल लेंथ, और मैंने बोला स्प्रिंग हमारी खींची हुई है, लाइक नेचुरल लेंथ से एक्स से खींची हुई है या फिर नेचुरल लेंथ से एक्स दबी हुई है। मतलब नेचुरल लेंथ से ही सब। दोनों केस में आई होप सबको ये बात समझ में आती है दैट पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस आल्सो हाफ के एक्स स्क्वायर एंड दिस केस आल्सो हाफ के एक्स स्क्वायर। किसी को इसको किसी सॉरी किसी को इसमें डाउट है क्या? बोलो 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 बोलो। अच्छा एक चीज और यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन है, क्या जो असर आपने, जो आपने ये बताया, ये वाली चीज क्या ये स्प्रिंग के लिए भी वैलिड है? बिल्कुल। अब एक बार मैं तुम्हें उसको फील कराना चाह रहा हूँ, बस केवल एक बार देख लो। अगर मैं तुमसे बोलूँ इस केस में, वाई नॉट नेगेटिव? स्प्रिंग की एनर्जी हमारे पास नेगेटिव होती नहीं है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव होती है। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर हम इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, सपोज हम खींच रहे हैं, समझना ध्यान से, तो हम, मुझसे पूछा रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। पहला मेरे पास तरीका है बहुत आसान कि अगर मैंने फॉर्मूला याद किया हुआ है तो मैं निकालूंगा ही नहीं। मुझे, आई डोंट लाइक डूइंग इंटीग्रेशन। केवल तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ एक बार दिखाने के लिए, अदरवाइज कैन वी डू दिस विदाउट? यस, 100%। ओके, मैं बोलूँ यहाँ से मैं यहाँ गया, मेरे लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ पे लगाया मैंने माइनस साइन। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहाँ माइनस लगाया, यू फाइनल। जब स्प्रिंग खिंच गई वो मेरी फाइनल पोजीशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। जब स्प्रिंग खिंची हुई नहीं है तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। तो कहना है से वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ रहा है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं फील करा देता हूँ कि माइनस क्यों आ रहा है। अगर मुझे ब्लॉक को खींचना है, ब्लॉक कैसे खींचेगा? थॉट प्रोसेस में दिमाग में डालना, ब्लॉक खींचेगा कैसे? जब मैं खींचना है, कोई कोई इंसान आएगा जिसको खींचना स्टार्ट करेगा स्प्रिंग को। आई होप सबको ये समझ में आता होगा बाय नाउ दैट स्प्रिंग फोर्स जो लगता है वो हमेशा ऐसे लगता है कि स्प्रिंग को वो अपनी नेचुरल लेंथ में लाए। मतलब मैं ब्लॉक को खींच रहा हूँ आगे, बट स्प्रिंग फोर्स बोल रहा है भाई मुझे फोर्स पीछे लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि स्प्रिंग की नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द स्प्रिंग इज टू ब्रिंग बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ। तो ये बेसिक लॉजिक से मुझे पता लग रहा है क्या, ये निगेटिव तो 100% आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? मैं ब्लॉक को लेकर जा रहा हूँ आगे और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है पीछे। कहना है ऐसे वो cos 180 वाला जो टर्म आता है, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। तो ये डॉट में जो हमारे पास cos 180 का टर्म आता है, तो कहना है से वो माइनस आएगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे कि हमारा mg नीचे लग रहा है, मैं ब्लॉक को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो हमारे पास वो cos 180 का टर्म। सिमिलरली अगर मैं ब्लॉक को खींच रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है पीछे, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए। तो सर यहाँ पर क्या होगा? समझना, जब हम कंप्रेस करने हैं, क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली लगा दूं सर, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे बोलूं इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या है, बिना सोचे समझे लगाओ डेल्टा यू। तुमने बोला माइनस डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये लगाया तुमने माइनस, सॉरी ये माइनस लिखा, यू फाइनल क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग दब गई है। इनिशियल क्या है? जीरो। तो क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स सर अभी भी नेगेटिव आया? अब तो पॉजिटिव आना चाहिए। सोचो ध्यान से क्या होगा। अगर मुझे दबाना है ब्लॉक को, तो मैं कैसे दबाऊंगा? मैं एक्चुअली मैं फोर्स लगाऊंगा ब्लॉक पे ऐसे। स्प्रिंग जैसे ही ब्लॉक दबा, या ब्लॉक दबा, या सॉरी ब्लॉक कैसे दबेगा? स्प्रिंग दबी।
जैसे स्प्रिंग रहेगी, स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाएगी? आगे की तरफ। ब्लॉक मेरा जा रहा है पीछे की तरफ और स्प्रिंग लग रही है आगे की तरफ फोर्स, तो कहना है इसे अभी भी cos 180 का टर्म है। अगर अभी भी 180 का टर्म है तो फिर से नेगेटिव आना चाहिए। कहना है इसे वो सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ी है अभी जस्टिफाई हो रही है क्या? जल्दी बताओ। बोलो 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 बोलो, क्लियर है क्या? अभी भी डाउट हो तो प्लीज पूछना। वर्क, अच्छा प्लीज ये समझो, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे ब्लॉक को दबाना है अगर, है ना, तो मैं फोर्स मैं कैसे लगाऊंगा? ऐसे। स्प्रिंग मुझ ब्लॉक पर कैसे फोर्स लगाएगी? ऐसे। ब्लॉक पीछे जा रहा है, स्प्रिंग लगा दी इधर, तो कह रहे थे ये cos 180 का टर्म दिख रहा है। cos 180 का टर्म मतलब वर्क डन बाय दैट विल बी द नेगेटिव थिंग। ओके। अच्छा सबको ओके, एक मिनट। एफ, रिमेंबर दिस, ये फॉर्मूला सबको याद है क्या? एफ डॉट एक्स या एफ डॉट एस वॉट एवर, किसी भी फोर्स का वर्क डन डिफाइन है ऐसे, विच इज एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा से। अगर मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल है, तो कहने से cos 180 मेरे पास -1 होगा इफ देयर इज, समझना ध्यान से, है ना। मैं तुमसे बोल रहा हूँ अगर मुझे ब्लॉक को दबाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा, बट स्प्रिंग का वर्क डन पूछा जा रहा है ना मुझसे, वर्क डन बाय स्प्रिंग बताओ, तो स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाएगी? पीछे। ब्लॉक कैसे जा रहा है? ऐसे, और स्प्रिंग फोर्स लगा रही है ऐसे। तो कहना है से टर्म विच इज कमिंग अगेन विल बी समथिंग लाइक cos 180। तो मेरे पास वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, जो कि हमारे पास इस फॉर्मूले से भी आ रहा है। बोलो क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है अभी? साहिल अभी क्लियर है क्या ये चीज? मेरा कहने का मतलब है अदरवाइज हम कैसे निकालते हैं मैं यही समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने सबने याद किया हुआ है कि स्प्रिंग फोर्स होता है कि एक्स के बराबर। अब ये एक्स पे डिपेंडेंट कहानी है, पर ये माइनस क्यों लगाया? दिस इज फॉर द रीस्टोरिंग थिंग। माइनस के एक्स डी एक्स और उसको इंटीग्रेट करना 0 से x, तो वो जो टर्म आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, मेरा कहने का मतलब ये है, हमें इंटीग्रेशन वैसे ही नहीं अच्छा लगता, तो उसी इंटीग्रेशन को जो अच्छा नहीं लगता है उसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, कि अगर मुझे ये पता है पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं उसके वर्क डन पे जाऊंगा ही नहीं कभी भी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मुझे किसी फोर्स का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आई विल, व्हाई वुड आई डू दैट, है ना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी जब ये पता है कि वर्क डन फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन इट्स ओनली पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव सर हमें कैसे पता लगेगा? तुम्हारे लिए सबसे आसान चीज है कि जो फोर्सेस तुमने पढ़े हैं, है ना, क्या तुमने उससे रिलेटेड उनकी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो वो कंजर्वेटिव है, अगर नहीं पढ़ी है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो अभी के लिए तुम्हारे लिए दो चीजें हैं, एक ग्रेविटी, और धीरे धीरे ना जहां जहां पर भी नए नए फोर्सेस आते हैं ना तो बताया जाएगा तुम्हें। द पॉइंट इज कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव है और तुम्हारे लिए दूसरा फोर्स कंजर्वेटिव है विच इज द स्प्रिंग फोर्स, और उसके लिए भी तुम ये लगा सकते हो वेरी वेल। बताओ 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 बताओ, अभी ये बात समझ में आई क्या? जल्दी बोलो 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 बोलो। वेर इज, व्हाट इज टी? टी कहाँ लिखा है? टेंशन, नो नो, टेंशन के लिए हमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं, हमने कहाँ पढ़ा है टेंशन के लिए कि टेंशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें जैसे ही तुम सोचो क्या तुमने पढ़ा है टेंशन के लिए? नहीं, याद ही नहीं आ रहा, है ना। हमने फ्रिक्शन के लिए पढ़ा है क्या? नहीं नहीं, फ्रिक्शन के लिए भी कोई एनर्जी। क्या हमने नॉर्मल के लिए पढ़ा है? ना ना, हमने पढ़ाई केवल स्प्रिंग और ग्रेविटी के लिए एज ऑफ नाउ। बोलो क्या ये चीज क्लियर हो रही है सबको अभी? मैं बताता हूँ इसका फायदा क्या होता है, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा इज ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, यस यस, मैं बता रहा हूँ इसका फायदा क्या है। कई बार ना स्प्रिंग फोर्स में ना ये जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है वो 0 से x से तो कहानी बहुत आसान होती है, जब 0 से x नहीं होता है ना, कुछ अजीब सा होता है, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूँ प्रॉब्लम, देखो अच्छा मैं बताऊँ, प्रॉब्लम लेता हूँ तो तुम्हें विल गेट अ बेटर फील कि व्हाई डू वी नीड, व्हाई डू वी एक्चुअली नीड द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस थिंग। ओके सुनो ना, ऐसे एक काम करते हैं, सपोज ये x इक्वल टू 0 है, जहां पर हमारी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ठीक है। ये हमारा तीन अलग अलग पोजीशन दे रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन को बोल रहा हूँ मैं ए,
विच इज x इज इक्वल टू 0.1। सेकेंड पोजीशन को बोल रहा हूँ मैं। अच्छा मैं ब्लॉक नहीं बना रहा हूँ, बट ये ब्लॉक ऑब्वियसली ब्लॉक इज कमिंग है 0.2। ठीक है, दिस इज द पोजीशन, आई एम सेइंग इट इज बी। तुमसे सवाल कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें। फाइंड फर्स्ट वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम ए टू, नहीं पहले पहले एक काम करते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ, ए बी सी, इसको भी ए लिख दो यार, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते हैं, जो हमारी नेचुरल लेंथ है उसको ए लिख रहे हैं, इसको बी लिखते हैं और इसको सी लिखते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम ए टू बी एंड सेकेंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम ए टू सी निकालते हैं। ओके, ये दोनों निकाल लें। अच्छा के देना पड़ेगा, के की वैल्यू ले लो 100 न्यूटन अपॉन मीटर। ये सारी वैल्यूज तुम्हें मीटर में दी गई है। के की वैल्यू ली, वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम ए टू बी निकालो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम ए टू सी निकालो। अच्छा प्लीज, जो भी आंसर दे रहे हैं ना मुझे, दोनों दोनों आंसर ना साथ में कॉमा लगा के देना, बोथ आंसर्स। सर बहुत आसान है, चाहिए मत कहना कि ऊपर वाली चीज समझ में। कैलकुलेट ना, वो आसान है तो कैलकुलेट भी तो करो। नहीं आ रहा है, मैं बताऊं क्या? अभी तक जिसने भी आंसर दिया सब दोनों सही नहीं है, मतलब want both the answers to be right। अभी भी दोनों सही नहीं है, दोनों। बहुत लोगों का एक एक सही है, बट आई वांट बोथ टू बी राइट। और मोस्टली लोगों का ना ये वाला सही है, ए टू बी, दूसरा वाला गलत है। ओ आई नाउ आई गॉट वन राइट आंसर, दोनों। अर्पिता बोथ आर राइट नाउ, यस वेरी गुड। कोई और बताएगा मुझे? आई आई ओके, चलो अच्छा, आई गॉट वन राइट आंसर। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि यार ए से बी जाने में, है ना, मैं तुमसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस अगर मुझे स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पूछा है, डोंट गेट इनटू द इंटीग्रेशन कि तुम सोचो कि तुम के एक्स कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल। बट अगर मुझे ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया गया है हाफ के एक्स स्क्वायर जैसा, है ना, तो व्हाई नॉट यूज दैट। मैंने बोला फर्स्ट पार्ट मुझे अगर करना है तो मैं बोलूंगा वर्क डन भाई, किसका पूछा है भाई? स्प्रिंग फोर्स का। कहाँ से कहाँ पूछा है? ए से बी। तो मैं बोलूंगा मुझे स्प्रिंग फोर्स, दिमाग में क्या चालू हुआ, यार ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव के लिए किसी भी फोर्स का वर्क डन क्या होता है? माइनस डेल्टा यू के बराबर। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मैं ए से बी जा रहा हूँ तो मेरे लिए फाइनली मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ? बी पर। तो इनिशियली कहाँ था? ए पर। तो क्या यू बी माइनस यू है मेरा उत्तर? बिल्कुल यही उत्तर है, और क्या। माइनस को मल्टीप्लाई कर दो बाद में, चाहे पहले कभी भी कर दो। ओके यू बी। जब मैं बी पर पहुंचा हूँ, क्या स्प्रिंग खींच चुकी है? यस। अगर स्प्रिंग खींची है या कंप्रेस है तो वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर।
कितनी खींची, 0.1 का स्क्वायर प्लस यूए। यूए तो यार हमारी नेचुरल लेंथ है ना। अगर यूए हमारी नेचुरल लेंथ है तो कहना ऐसे वो हो गया हमारे पास 0, है ना। अब वो 0 हो गया। एक्चुअली मुझे एक तीसरा पार्ट भी पूछना था, बी और सी। अच्छा ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी। अच्छा एक मिनट सुन लो। अच्छा ये आया तो कितना आ गया, ये 0.1 का स्क्वायर से पूरा ये गायब हो जाएगा, तो कहना है इसे माइनस हाफ आ गया ये, दिस मच ऑफ जूल। मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ए से बी जाने में माइनस हाफ आया। अगर तुम करते इंटीग्रेशन, हाफ के एक्स स्क्वायर तुम्हारा आराम से आ जाता। ठीक है। सिमिलरली अच्छा क्या मैं ए से सी छोड़ दूं, ए से सी में क्या होगा, 0 से 0.2 तक आओगे तुम। इफ आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू सी, तो कहना है से हमारे पास सीधे सीधे can I say सीधे सीधे I can directly put the value instead of 0.1, I can directly put from point to point 2 यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर आएगा तो 2 आ जाएगा, है ना, तो -2 आ जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम जो मैंने लिखा नहीं एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट था लिखना, फ्रॉम बी टू सी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें ना लोग गलती करते हैं क्या, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं बात कर रहा हूँ बी से सी, बी टू सी जाने में क्या होगा, बी टू सी जाने में हमारे पास होगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो पूछा है, फिर से मैं बोलूंगा माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू मेरा कौन सा है, फाइनली मैं पहुंच रहा हूँ सी पर और मैं इनिशियली कहाँ हूँ, बी पर, मैं लिखूंगा सी माइनस बी। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, बेसिकली यू बी माइनस यू सी के बराबर है। यू बी, बी पर भी स्प्रिंग खींची हुई है और सी पर भी खींची हुई है, बी पर कम खींची है, कितनी, हाफ के। अच्छा वैल्यू डालते जाए क्या, हाँ डालते ही जाते हैं, एक मिनट, नहीं तो फिर एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। बी पर स्प्रिंग कितनी खींची हुई है, 0.1 का स्क्वायर माइनस हाफ के का काम कर रहा है, फिर से वापस सी पर स्प्रिंग कितनी खींची हुई है, 0.2 का स्क्वायर। बताओ बताओ बताओ। 2 से काटो तो 50 कॉमन आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, माइनस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04। तो मेरे पास कितना आ गया, ये 0.3 आ गया, 0.03 आ गया इंटू 50, तो कितना आ गया, 1.5 शायद, नहीं, हाँ 5 into 4 ना, 5 into 4 2 हो जाएगा ना, है ना, टू, टू टू, नहीं क्या कर रहा हूँ, 1.5 ही तो होगा, 0.1 में से इसको 0.03 होगा ना और माइनस बचेगा, तो माइनस 0.03 इंटू 50, हाँ सॉरी -1.5। बताओ क्या ये दोनों बातें समझ में आई। तो क्या हम ग्रेविटी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए हम ये सब बातें कर सकते हैं क्या, जल्दी बताओ, क्लियर हो रहा है अभी। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत आसान है अप्लाई करना, अगर तुम्हें इंडिविजुअल फोर्सेस के वर्क डन पता हो। कौन से इंडिविजुअल, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, और क्या बचा बस, है ना। अभी के लिए हमने तो इतना ही पढ़ा है, इससे ज्यादा हमने पढ़ा ही नहीं है। अगर अभी मैं एक मिनट फ्रिक्शन और बता देता हूँ, फ्रिक्शन आई गेस वो है। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई, कंजर्वेटिव फोर्सेस समझ में आ गए, मतलब एक, टू कंक्लूड एनजी वाली कहानी, अगर मैं, ये ए है मेरा, ये मेरा बी है, अगर मैं ए से बी तक लेकर जाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से ऐसे ले जाऊँ, फिर यहाँ से ऐसे ले जाऊँ, यहाँ से ऐसे ले जाऊँ, फिर ऐसे ले जाऊँ, या डायरेक्टली ऐसे, अगर मैं तीनों डिफरेंट डिफरेंट पाथ के थ्रू लेकर जा रहा हूँ, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, और मुझे इनके बीच की डिस्टेंस ये एच दिया है, और ये कुछ भी अलग दिया है, मतलब ये सपोज ए दिया है, ये बी दिया है। अगर मैं तुमसे पूछूं वर्क डन बाय एम जी इन ऑल थ्री डिफरेंट पाथ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सपोज ये वर्टिकल प्लेन में है ना, अच्छा दिस इज वर्टिकल प्लेन, अगर ये वर्टिकल प्लेन में, कहना है इसे अगर मैं ए से बी तक लेकर जा रहा हूँ, कैसे लेकर जा रहा हूँ, ऐसे से ऐसे एक बार ऐसे से ऐसे, और एक बार डायरेक्टली ऐसे, कहना है इसे तीनों केस में मेरा वर्क डन माइनस एम जी वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात अभी क्लियर हो गई है, जल्दी से बताओ, क्लियर है ना, इसमें किसी को कोई डाउट, क्विकली क्विकली टेल मी, फट से यार ये चीजें कवर करते हैं जल्दी से, बोलो। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ, ये ए, ये बी। नाउ व्हाट आई एम आस्किंग यू इज प्लीज आंसर ना, ये ब्लॉक सेकंड केस में तुम्हें बस केवल फ्रिक्शन को और बताना है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये, है ना, ऐसे यहाँ पे रखा है, एक बार मैं
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाना है मुझे ब्लॉक को। एक बार मैं डायरेक्टली लेकर जा रहा हूँ, एक बार मैं ऐसे ले गया फिर ऐसे ले गया, एक बार पहले आगे ले गया फिर ऐसे ले गया। व्हाट आई एम आस्किंग इज एम मास का ब्लॉक, न्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है ये, है ना। ये हम हवा में नहीं कर रहे हैं कहानी। फर्स्ट एक बार ऐसे, दूसरे बार ऐसे, और तीसरे बार मैं पहले ऊपर लेकर गया और फिर ऐसे लेकर गया। दिस इज थर्ड वे आई एम टेकिंग माई ब्लॉक फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट। टेल मी फटाफट फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ऑल थ्री डिफरेंट पाथ। क्या होगा सोच के बोलना आराम से बिल्कुल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन फर्स्ट पाथ कितना होगा, इन सेकंड पाथ कितना होगा, इन थर्ड पाथ कितना होगा, बताओ। सोच के मतलब बहुत आसान सी चीज बताऊं, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब यही है। ये फोन दिख रहा है ना। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, यहाँ से यहाँ ले जाना है। एक बार मैं डायरेक्टली ले जा रहा हूँ ऐसे खिसका के, एक बार पहले ऐसे ले गया फिर ऐसे ले गया, एक बार फिर ऐसे ले गया और ऐसे ले गया, हमेशा वो कांटेक्ट में है ना। ये मत कंफ्यूज होना, हॉरिजॉन्टली आई एम मूविंग द ब्लॉक। फट से बता सकते हो। सारे फोर्सेज अगेन आई एम टेलिंग यू, सारे फोर्सेज अगर इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल ना, हर फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम इज सुपर आसान पड़ी। कुछ भी नहीं है फिर वर्क एनर्जी थ्योरम में। अच्छा कोई 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 केवल फर्स्ट वाले का बता सकता है, ओनली फॉर द फर्स्ट वन। क्योंकि लिखने में आई नो थोड़ा सा अजीब सा होगा, ओनली टेल मी फर्स्ट वाले का। म्यू हमें दिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड। अच्छा आई एम अज्यूमिंग फ्रिक्शन के बारे में बेसिक बातें पता है ना सबको। अगर ये मेरे पास ब्लॉक है ना, और अगर मैं इस ब्लॉक को आगे मूव करा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपलेस्ट फर्स्ट प्रॉब्लम होता है फ्रिक्शन मस्ट बी दिस। अगर मैं इस ब्लॉक को आगे मूव करा रहा हूँ एम मास के ब्लॉक को, जहाँ पे म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है। सबको पता है क्या ये चीज, कितना लगता है और कहाँ लगता है, दोनों चीजें। अगर नहीं पता है तो प्लीज टेल मी। एक मिनट, आनंद जो तुमने आंसर दिया ना, अगेन व्हेन आई एम सेइंग, तुम्हें तब एक्चुअली वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। बहुत सारा बड़ा सा लिख दिया। यस, हाँ ओके फर्स्ट, हाँ ओके, दैट दैट इतने लोग एक मिनट, ऑपोजिट टू द फर्स्ट डायरेक्शन। अच्छा कुछ एक फिर से मिसकंसेप्शन, क्या फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द फोर्स डायरेक्शन लगेगा, क्या हमेशा होता है क्या ऐसा, यहाँ पर होगा। अच्छा मैं तुम्हें दो चीजों को कंपेयर करा रहा हूँ, अंडरस्टैंड क्विकली यार, ये गलती मत करना अगेन। मैं तुमसे बोलूँ एक ब्लॉक उसके ऊपर एक और ब्लॉक, मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ मैं एफ इधर, ठीक है। हमको बोला गया यहाँ पर म्यू की वैल्यू जीरो है, फ्रिक्शन लेस है, और यहाँ पर म्यू है, रफ सरफेस है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ऊपर वाला ब्लॉक। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, दोनों दोनों केस में बताना है तुम्हें, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ऊपर वाला ब्लॉक, ऊपर वाला ब्लॉक, ऊपर वाला ब्लॉक। अच्छा पता है एक 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 ना गलती जो बार बार होती है ना, मतलब एक दिमाग से ये चीज हटा दो मतलब क्विकली। अच्छा बिफोर यू रिप्लाई, वैष्णवी अगेन बार बार सेम गलती हो रही है फिर, समझना। अगेन हम दिमाग में एक चीज याद रखो, फ्रिक्शन को क्या अच्छा नहीं लगता है, स्लिपिंग। फ्रिक्शन डज नॉट लाइक स्लिपिंग। अगर कहीं स्लिपिंग हो रही होगी तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन सच अ वे कि वो स्लिपिंग को बंद करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन सच अ वे कि वो स्लिपिंग नहीं हो रही है, उसको बोलेगा भाई तुम मत ही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दैट्स द होल आइडिया। सो दैट्स हाउ द फ्रिक्शन विल एक्ट। ऊपर वाले ब्लॉक को अगर मैं आगे फोर्स लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, क्यों, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, दिख रहा है। अगर तुम्हें एक अलमारी को या किसी बुक रखी है तुम उसको धक्का मारो तो स्लिपिंग हो रही है भाई।
तो स्लिपिंग को बंद करने के लिए फ्रिक्शन को पीछे लगाना पड़ेगा। और अगर स्लिपिंग हो रही है तो कौन सा फोर्स होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है, विच इज म्यू इनटू एन। इस केस में एन का काम कर रहा है mg, तो हमारे लिए म्यू mg हो जाएगा। इस केस में अगर मैं तुम एक बुक रखो, उसके ऊपर एक और बुक रखो, अगर तुम दोनों बुक को धीरे धीरे खिसकाओ अपनी तरफ या धक्का मारो, क्या दोनों बुक साथ में चल रही हैं? यस। नीचे वाले को तो तुम फोर्स लगा रहे हो, बट ऊपर वाले को कोई सच में फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं भाई, ऊपर वाले पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। वो कौन सा फोर्स है जो उसको आगे ले जा रहा है? वो फ्रिक्शन का है। फ्रिक्शन पीछे नहीं लग रहा है ऊपर वाले ब्लॉक पे, फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे लग रहा है, और उसका रिएक्शन पेयर पीछे वाले ब्लॉक पे पीछे लग रहा है। अच्छा पता है, जब जब अच्छा ओके, पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन ऑन ऊपर वाला ब्लॉक इन ऊपर का डायरेक्शन, इन सॉरी ऊपर का डायरेक्शन नहीं, आगे का डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर सच में फ्रिक्शन पीछे लग रहा होता तो उस ब्लॉक को पीछे चलना चाहिए। जिंदगी में हमें पता तो है ही, है ना? ये अगर मैं अपने हाथ को आगे ले जा रहा हूँ तो ये भी तो आगे जा रहा है। न्यूटन ने बोला ये अपने आप आगे नहीं जाएगा, तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है। तो प्लीज रिमेंबर, फ्रिक्शन को स्लिपिंग अच्छी नहीं लग रही है। डोंट जस्ट अज्यूम कि फ्रिक्शन, तुम अपने आप हर बार सोचो कि पीछे लग रहा है, और तुम अगर पीछे सोचोगे ना तो तुम हमेशा फ्रिक्शन का ना वर्क डन नेगेटिव ही बोलोगे, विच इज नॉट द केस। फ्रिक्शन का वर्क डन उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ लग रहा है ब्लॉक, कहाँ जा रहा है। क्या ये बात समझ में आई? ये भी बेसिक सी फ्रिक्शन के बारे में। अगर तुम्हें ये बात समझ में आई है, देन ऊपर वाला प्रॉब्लम तुम्हारे लिए आसान है। अच्छा किसी को इस चीज में डाउट है अभी भी? दैट फ्रिक्शन इस केस में 100% पीछे लग रहा होगा, क्योंकि ये नीचे ग्राउंड है, और ग्राउंड हम नॉर्मली रेस्ट पर मानते हैं। अगर ग्राउंड रेस्ट पर है तो ग्राउंड से ब्लॉक पर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा कि वो स्लिपिंग को बंद करे। अगर मुझे स्लिपिंग बंद करानी है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। ऊपर वाले में अगर फ्रिक्शन पीछे लगता तो स्लिपिंग स्टार्ट करता, फ्रिक्शन कभी स्लिपिंग स्टार्ट कर ही नहीं सकता है। अभी क्लियर है? क्या हम शुड आई कम टू द ऊपर प्रॉब्लम, ये वाला जो प्रॉब्लम फ्रिक्शन का वर्क डन की बात कर रहे थे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा अब समझो ध्यान से, हम यहां से यहां जाना चाहते हैं। जब मैं आगे जा रहा हूँ तो अच्छा यहाँ पर तो स्लिपिंग हो रही है क्योंकि मैंने लिखा है रफ और हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये एक ग्राउंड पे हो रही है ये कहानी, ठीक है? तो मैं बोलूँ मैं आगे जा रहा हूँ तो कहने से फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अगर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कब तक पीछे लगेगा? जब तक मैं यहाँ तक नहीं पहुंच रहा हूँ। कितना लगेगा? कहने से इस केस में म्यू एन लगेगा, और एन का काम कर रहा है mg। आई होप दिस इज क्लियर। फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और मैं जा रहा हूँ आगे, तो कहना है इसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं यार, यहाँ वहां क्या कर रहे हैं, पी क्यू आर एस। ये पी से क्यू तक आने में फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और मैं जा रहा हूँ आगे, कहना है इसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर आपने माइनस क्यों लगा दिया? माइनस इज टेलिंग मी कि भाई फोर्स पीछे है और जा हम आगे रहे। यहाँ तक ठीक? जब मैं क्यू से आर की तरफ जा रहा हूँ तो कहने से क्यू से आर की तरफ जाने में कहने से फ्रिक्शन पीछे लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज लाइक दिस। आगे जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? पीछे की तरफ, है ना? तो कहना है से वर्क डन, फिर से वही फ्रिक्शन इधर, और जा तुम लेकर जा रहे हो उसको आगे, तो कहना है से फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? फिर से म्यू एम जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब माय वर्क डन बाय इन द पाथ ए वाले पाथ से ले जाने में म्यू एम जी ए प्लस बी आएगा मेरा आंसर। अभी क्लियर है क्या? किसी को कोई तकलीफ? बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ यार, ये वाली चीज क्लियर है? पहले आ रहा हूँ मैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्या ना ऐसे ही एग्जैक्टली क्यू आर जैसा तो है, फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, और मैं ब्लॉक को ले जा रहा हूँ आगे। कितना ले जा रहा हूँ आगे? बी डिस्टेंस। तो इस क्यू पी क्यू आर एस, पी से एस तक ले जाने में मेरे पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और मैं जा रहा हूँ ऊपर। कितना लग रहा है? माइनस म्यू एम जी इंटू बी के बराबर, ठीक है? और जब मैं एस से आर जा रहा हूँ तब मेरे पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और मैं आगे जा रहा हूँ, कहना है इसे माइनस म्यू एम जी इंटू ए के बराबर। तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया? कहना है इसे फिर से उतना हो गया। ओ सर, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, एक मेजर गलती होती है। तो कई बार ना कंजर्वेटिव फोर्स, अगला जो जस्ट अगला वाला पार्ट है वहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस को ना डिफाइन ऐसे करते हैं कि अगर हम मल्टीपल पाथ में
एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट तक लेकर जाए और अगर वर्क डन बाय दैट फोर्स सेम आए तो बोल देते हैं कंजर्वेटिव। तो उस लॉजिक के हिसाब से ना कई बार लोगों को लगता है अच्छा ये भी तो कंजर्वेटिव हो गया, मैं हम एक बार ये फर्स्ट पाथ से ले गए, एक बार सेकंड थर्ड पाथ से ले गए और वर्क डन सेम आया, तो ये प्राइमरी कंडीशन नहीं है। इनफाइनाइट तरीके से समझना, हाँ, बोला ये हम जब एमजी के वर्क डन की बात कर रहे थे तो मैं एक दो तीन तरीके ले जाऊं या ऐसे 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 ले जाके ऐसे आऊं, ऐसे 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 ले जाके ऐसे आऊं, किसी भी पाथ से तुम लेकर आओगे ना एमजी का वर्क डन हमेशा यही आएगा। यहाँ पर दो पाथ का तो सेम आ गया है। ध्यान से देखो, अगर मैं डायरेक्टली सेकंड पार्ट के थ्रू, अरे शिट ये मैंने क्या किया, ये थर्ड का है भाई। सेकंड सेकंड पाथ की अगर मैं बात करूं, सेकंड वाला जो पाथ है, सेकंड वाले पाथ में मैं ऐसे लेकर जा रहा हूँ, तो कहना है इसे फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा, ऐसे। और कितना लेकर जा रहा हूँ, अगर ये ए है ये बी है, तो कहना है इसे ये लेंथ फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितनी लेंथ कवर कर रहा हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एम जी, फोर्स पीछे लग रहा है और लेकर कितना जा रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये होगा। अच्छा अब अलग आ गया, नाउ अंडरस्टैंड। अब क्या तीनों पाथ का सेम आ रहा है, नहीं, जैसे ही एक भी पाथ का अलग आएगा देन इट इज डिफाइंड एज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है, अगर मैं एक पहाड़ चढ़ना चाह रहा हूँ लाइक दिस, और एक ब्लॉक ब्लॉक को ऐसे खिसकाना चाह रहा हूँ ऑन दिस पहाड़ लाइक दिस, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। क्या यहाँ तक बात दिमाग में सेट हो रही है थोड़ी सी? क्विकली टेल मी, बताओ बताओ बताओ। मतलब अगर जितने तरीके हैं जितने पाथ हैं सबका वर्क डन सेम होगा तब हम ये बात करेंगे। बोलो क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी? अब हम डिफाइन, क्लियर ना? नाउ क्विकली जल्दी से डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स की एक बेसिक डेफिनेशन जो तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगी, विच सेज a force is said to be conservative if and only if work done by that force is independent of the path taken। सिंपल लैंग्वेज में, again I'm repeating, of force is said to be a conservative force when work done by that force is independent of the path taken, which is the simplest case to assume mg वाला। मैं डायरेक्टली ऐसे ले जाऊं, इसको ऐसे ले जाऊं, फिर ऐसे ले जाऊं, फिर ऐसे ले जाऊं, फिर ऐसे ले जाऊं और फिर ऐसे ले जाऊं, किसी भी तरीके से, इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन दिस एच। तो वो वाला फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? तो हमारे लिए अभी क्या है, ग्रेविटी, और दूसरा है स्प्रिंग फोर्स विच इज इलास्टिक फोर्स, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेज इन नेचर। दो लाइन में अगर तुम्हें याद रखना है, इट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय, पूरा लिखूं क्या, क्या याद रहेगा क्या, या पूरा लिखने की जरूरत है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। इतना सा याद रखना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है तुम्हें याद रखने की। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ टेकन, यहाँ तक आनी। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, बाकी के लिए एग्जिस्ट करती ही नहीं है कभी भी। ठीक है, दूसरी, अगर मैं पाथ टेकन की बात करूं, सो फर्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ओनली एग्जिस्ट, जल्दी से सुनो, ओनली एग्जिस्ट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ साइकिल इज ऑलवेज जीरो। क्या ये फील कर पा रहे हो? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ साइक्लिक पाथ इज ऑलवेज जीरो। क्यों? हम तो पाथ की बात कर रहे हैं। अगर मैं जहां से मैंने अपना मोशन स्टार्ट करा और मैं घूम के वहीं पर आ गया, तो वो तो एक्चुअली डिपेंड किस पे कर रहा है, कितने जगह पर हूं मैं, कहाँ से हूँ, है ना। तो इन अ साइक्लिक पाथ इट इज ऑलवेज जीरो। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? इन सबको जो फॉलो नहीं करेगा वो हमारा हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें अगर, इसको हटाओ, है ना, काम की बात है। नॉन कंजर्वेटिव, जो भी कंजर्वेटिव नहीं है वही नॉन कंजर्वेटिव, उसमें क्या है समझने की बात। नॉन कंजर्वेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, वर्क डन बाय नॉन, एनसी लिख दो,
NC नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव by non-conservative force on the depend on the path taken। बहुत सिंपल सी चीज, थोड़ी सी ऐसे बोरियत सी चीज है ये वाली, याद रखना, बट बेसिक आइडिया समझ में आना चाहिए। डिपेंड ऑन द पाथ, क्योंकि वो थ्योरेटिकल सी चीज है ना, बट इसलिए इज अगेन इंपॉर्टेंट व्हेन दे आस्क वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉन जीरो, इन राउंड ट्रिप इज नॉन जीरो। जो ऊपर नहीं हो रहा है उसका उल्टा लिखना है, इज नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना। तुम अगर पूरा घूम के आए तो फ्रिक्शन ऐसा थोड़ा है तुम पे वर्क करना बंद कर देगा, है ना। और बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक लास्ट चीज अब समझते हैं यहाँ पे। तो हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्सेस आपस में रिलेटेड है, तो उनका रिलेशन क्या होता है थोड़ा सा। अच्छा प्लीज अब ये मत सोचना फिर से इंटीग्रेशन आ गया। इट इज डिफाइंड बाय F इज इक्वल टू माइनस du/dr, है ना। अगर वो दोनों आपस में रिलेटेड है तो रिलेशन के लिए मुझे पता तो करना पड़ेगा कि कैसे डिफाइन है, क्योंकि हमें दो चीजें बताई जाती हैं। क्या? हमें हो सकता है F दिया हो और U निकालना हो सकता है मुझे U दिया हो और F निकालना हो, दोनों चीजें माइट बी आस्क्ड। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू रिमेंबर, F इज इक्वल टू माइनस du/dr होता है। और या फिर अगर मैं तुमसे बोलूँ U क्या होगा, तो वो होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr। अभी मैं प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ, ऐसे देखने में ये समझ में नहीं आता है कि ये लिखा क्या है या फिर उसको यूज कैसे करना है ना। तो सबसे पहले समझते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज होती है यूज करने के लिए। अच्छा तो हमारे लिए एक एफ है, एक चीज, एक यू है। तो या तो मुझे एफ से यू निकालना पूछा जाएगा या फिर यू से एफ निकालना। दिक्कत क्या होती है, एफ तो यार वेक्टर क्वांटिटी है और एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास वेक्टर से स्केलर पे आना है और स्केलर से वेक्टर पे आना है, बट फॉर्मूला तो एक ही दिया गया है। तो उसको डील करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आई गेस लेट्स टॉक अबाउट द एफ से यू आना, क्योंकि एफ से यू आना ना हमारे पास वेक्टर से स्केलर वाले आने। तो सपोज मैं तुमसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहा हूँ, सपोज मुझे दिया गया है एक पार्टिकल है जिसपे फोर्स लग रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हाँ तो अब ये आई कैप जे कैप क्यों आया? क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसा हो सकता है ना कि वेक्टर क्वांटिटी पे डायरेक्शन डिफाइन हो। तो या तो मुझे आई जे के कैप में दिया जाएगा या एंगल दिया जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज दी जाएगी जिससे तुम्हें पता लगेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। सपोज मैं ए से बी जाना चाहता हूँ, व्हाट इज ए से बी? ए पॉइंट है 0,0 और 2,3, समझना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज अगर मैं ए से बी जाना चाहता हूँ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, और हमसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन, तो ये तुमने बचपन में पढ़ा है, ठीक है। समझना, फाइंड वर्क डन। सर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है? कमिंग टू दैट। फाइंड वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय दिस फोर्स। इसको कैसे करते थे याद करने की कोशिश करो। हमने जो ओरिजिनल फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन का, वो हमने पढ़ा था एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। फिर से इंटीग्रेशन आ गया सर, इसलिए आ गया क्योंकि क्या ये फोर्स कांस्टेंट है ना, अलग अलग एक्स पर अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो वहां पर एक चीज बताई थी कि डी आर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। सर ये क्या लिख रहे हो आप? डी आर क्या है? डी आर इज अ छोटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम बोल रहे हैं एक पार्टिकल हमारा ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो छोटा डी आर का मतलब क्या है? ये एक छोटा डी आर है, तो हम छोटे डी आर को लिख सकते हैं वो छोटा सा एक्स डायरेक्शन में मूव करा, छोटे से वाई डायरेक्शन में मूव करा। ये डी एक्स और ये डी वाई। तो ये चीज ना हमेशा याद रखो। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमने जैसे ही लिखा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी आर, एफ की जगह लिखा मैंने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और डी आर की जगह लिखा वापस से डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। आई होप सबको डॉट प्रोडक्ट क्लियर होगा। जब भी हम किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम एक्स का एक्स के साथ करते हैं, वाई का वाई के साथ। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, यही लिख रहे हैं बस, सिंपल सा, है ना। क्यों सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया? और ये इंटीग्रेशन बीच में प्लस था वो अलग अलग कैसे हो गया? रिमेंबर दिस थिंग। दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है
कि अगर हमारे पास दो चीजों का इंटीग्रेशन करना है और उनके बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। पहले वाले को अलग करो, दूसरे वाले को अलग करो और बीच में प्लस साइन लगा दो, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि हमारा x वेरी कर रहा है 0 से 3 और y वेरी कर रहा है 0 से 3। तो x में लिमिट आएगी 0 से 2 और y में लिमिट आएगी 0 से 3। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि बेसिक इंटीग्रेशन x dx क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से 2। बेसिक इंटीग्रेशन जो हमारा y dy है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? y स्क्वायर बाई 2, बट लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से 3। लिमिट डाल दो यहाँ पे फट से। तो ये आएगा 4/2, मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा ये मैथ्स कर लेना यार अब, ठीक है। ये -0 प्लस y² अपॉन 2 मतलब 3 स्क्वायर अपॉन 2 और -0। ये जो भी आएगा हमारा आंसर आ गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्विकली 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 समझ आ रहा है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एनी डाउट टिल हियर? दिक्कत कहाँ आती है ना, इंटीग्रेशन जब हमें यू से फोर्स से ना हम वर्क पे आना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी से एक स्केलर क्वांटिटी पे आ रहे हैं। एक स्केलर क्वांटिटी से एक वेक्टर क्वांटिटी पे आने में बड़ी दिक्कत होती है। व्हाट इज दैट दिक्कत? पहले दिक्कत समझो फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना। मैंने बोला एक यू से मुझे ऐसा क्या काम करूं, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और फॉर्मूला सर आपने एक ही दिया है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। अब एक दिक्कत ये है, ये एक स्केलर क्वांटिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा भी तो भी स्केलर ही होना चाहिए। इसलिए इसको करने का एक तरीका बताया गया है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, थोड़ी सी अजीब सी चीज है फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट एक चीज समझना। जब हम ये डी लिखते हैं ना, इसमें ना एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं डेल अपॉन दिस। सही। अच्छा थोड़ा सा बस ये लास्ट पार्ट है ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद ये खत्म है ना। दिस इज द ओनली लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्विकली समझ लेते हैं। ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या होता है? इसको हम रीड, जैसे हमने डी अपॉन डी एक्स लिखा, डी अपॉन डी एक्स हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, जो भी जिस चीज को डिफरेंशिएट करना है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जब हम डेल अपॉन डेल एक्स लिखते हैं, इसको पहले तो समझो बोलते क्या है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पर इन दोनों में अंतर क्या हुआ? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार x भी है फंक्शन में, y भी है फंक्शन में, z भी है फंक्शन में और सब वेरिएबल है। तो हम उसको केवल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम उसको ना पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा एक बार मैं बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो रिमेंबर, f को लिखने का तरीका वेक्टर फॉर्म में होता है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस एक चीज, ये लास्ट चीज तुम्हें प्रोबेबली याद करनी है इन दिस चैप्टर, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। अभी ये डेल का मतलब क्या है, एक प्रॉब्लम करते हैं और उससे समझते हैं, बट क्या याद रखना है बिल्कुल, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? मैं तुमसे बोलूँ एक सवाल, नीचे लिख रहा हूँ। मैं बोलूँ एक सवाल दैट एक्स यू हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन z³ लेट्स से, नहीं z⁴ ले लो। क्या ये मुश्किल दे दिया मैंने? ध्यान से देखना, भी सॉल्व करेंगे ना, काफी आसान है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? केवल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। आई होप सबको डिफरेंशिएशन ऑफ ये तो पता ही है। एक्स रेस पर एन का डिफरेंशिएशन तो पता होगा ना सबको, है ना। एक्स रेस पर एन का डिफरेंशिएशन क्या, एन इधर आता है बाहर और एक्स रेस पर n-1। ये डिफरेंशिएशन में किसी को आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। ये पता है देखने में अजीब सा लगता है पहली बार, बट ये है एक्चुअली वही पुरानी कहानी। समझना, dx अपॉन डी एक्स रेज पर एन अपॉन डी एक्स क्या है? एन को बाहर लेकर आते हैं, है ना, और एक्स की पावर n-1। इसमें किसी को कोई तकलीफ है क्या? जल्दी से बताओ। एनी तकलीफ इन दिस? ये सिंपल सी चीज है। अब ये पता है देखने में डरावना लिखा है, तुम ध्यान से देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम इस चीज को मैं अलग निकाल रहा हूँ पहले प्रॉब्लम के लिए, इसको अलग निकाल रहा हूँ और इसको अलग निकाल रहा हूँ, ये समझते हैं ये निकाला कैसे जाता है। जब हम बोलते हैं ना डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब ये है कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। बहुत सिंपल सी चीज है। जब हमने बोला ना डेल, डेल का मतलब क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना।
और जब हम पार्शियली किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी चीजों को हम सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। तब मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मतलब मुझे इस पूरी चीज को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y और z को कांस्टेंट मान लो। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। जो चीज कांस्टेंट है हमें पता है उसका डिफरेंशिएशन वैसे ही बाहर ले आ जाते हैं हम। जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो डिफरेंशिएशन की, तो वाई क्यूब अपॉन जेड की पावर 4 कांस्टेंट हो गया। और मुझे प्रैक्टिकली, ये तो सिंबल है ना मेरा, जो डरावनी सी चीज है वो सिंबल है। डिफरेंशिएट किसको करना है, एक्स स्क्वायर को। क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है मुझे? सॉरी, ये तो पता ही है, वैसे तो नहीं। ये तो है सिंपल 2x के बराबर। तो डेल यू बाई डेल एक्स आ गया 2x। पहले हम सब अलग अलग निकाल लेंगे और फिर हम उसको फॉर्मूले में रख देंगे। दूसरी चीज क्या मुझे निकालनी है, डेल यू अपॉन डेल वाई। जब हम डेल यू अपॉन डेल वाई करते हैं तो हमारा एक्स और जेड कांस्टेंट है। क्यों? सर ये एक्स जेड कैसे? जब हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा एक्स और जेड कांस्टेंट। देखो ध्यान से फॉर्मूला, एक्स और जेड कांस्टेंट मानूं तो वो बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन जेड की पावर 4, डेल अपॉन डेल वाई करना चाह रहा हूँ किसको, वाई वाले टर्म को डिफरेंशिएट, विच इज वाई क्यूब। ये बहुत आसान, ये तो सर ज्यादा ही आसान लग रहा है। केवल बेसिक, वाई के क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, 3y स्क्वायर। अरे ये भी बहुत आसान हो गया। थर्ड वाला, तुम्हें फॉर्मूला पता है तो आ ही जाएगा। जब हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x और y को कांस्टेंट मान लो। x और y को कांस्टेंट मानोगे तो यहाँ पर x और y में क्या क्या टर्म है, एक्स स्क्वायर। अच्छा ये सर डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता, ध्यान से देखो। सच में नहीं आता क्या? 1/z की पावर 4 लिखा है, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? तमन्ना, 1/z की पावर 4 को क्या, क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? यार ये सबके लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, इसको तो ऐसे यूनिवर्सल फॉर्मूला है। कैसे अप्लाई करेंगे इसको, z की पावर 1/z की पावर 4 है ना, उसको z की पावर -4। ओके वेरी गुड, कूल। अच्छा पता ही है तो फिर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इफ यू ऑलरेडी नो। तो z की पावर -4 है तो -4 बाहर आ जाता है, और z की पावर -4 -1, तो कहना है इसे अपॉन में z की पावर 5 आ जाएगा। अच्छा किसी को ऐसा लग रहा है क्या मैंने जल्दी लिख दिया ये वाला, 1/z की पावर 4 ऊपर ले गए तो -4 आया, तो n का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, -4। -4 बाहर आया, -4 -1, तो वो z की पावर -5 आ गया, उसको नीचे लिख दिया। अगर मैंने ये तीनों चीजें निकाल ली, क्या हम फॉर्मूले में रख देंगे मेरा उत्तर आ जाएगा? हाँ। ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, मतलब अलग अलग एक्स वाई और जेड की वैल्यूज के लिए हमारे पास अलग अलग जगह पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड थी। जैसे ही मैंने अलग अलग ये निकाला तो मेरे लिए वो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी बन गई। कैसे? माइनस साइन लगाया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, 2xy³ अपॉन z4 आई कैप। इसमें माइनस साइन लगाया और जे कैप लगा दिया तो हमारा एफ वाई बन गया। एक्स स्क्वायर एक 3 है, वाई स्क्वायर है अपॉन z4 है, जे कैप। यहाँ एक माइनस है ही और एक ये माइनस मिलाकर हो गया प्लस। कितना हो गया, 4x² y³ अपॉन z5। ये केवल देखने में प्रोबेबली तुम्हें ऐसा लग सकता है, ये बड़े बड़े टर्म है, ये डिपेंड करेगा हमें ओरिजिनल फंक्शन क्या दिया गया है। जल्दी बताओ, क्या ये चीज समझ में आई है? एक स्केलर क्वांटिटी से हम वेक्टर क्वांटिटी पर कैसे आए हैं? तो हमसे यही पूछा जाता है यार, एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताओ इसके करस्पॉन्डिंग वो एफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा ना, मेरे दिमाग में सच बताऊं तो केवल यही फॉर्मूला याद है। डी यू अपॉन डी आर लिखा है, तो जब आर क्या है, जनरल, तो अगर मैं एक्स लिख दूंगा उसको तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। तो वो फॉर्मूला तो वही है माइनस साइन के हिसाब से, बस हमने केवल उसको डिफरेंशिएट किया है। क्विकली टेल मी, इज देयर एनी डाउट जो हमने अभी तक ये सब करा, या क्लियर है? जल्दी 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 जल्दी, समझ आ रहा है क्या? बताओ बताओ बताओ। समझा? यार गिव मी बस एक 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 लास्ट चीज और होती है विच इज कॉल्ड स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? बस जल्दी से 1 मिनट बस वो सुन लो एंड वी आर कंप्लीटिंग दिस। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? एंड न्यूट्रल, ठीक है, बट मेजरली वी टॉक अबाउट स्टेबल। तुम्हारा अगला लेक्चर एज फार एज आई नो 4 बजे से, राइट? नेक्स्ट लेक्चर इज फ्रॉम 4।
इज इट? आई वोंट टेक मच टाइम, जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूँ बस। अनस्टेबल एंड स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल लास्ट वाली चीजें सो दैट हमारे पूरा चैप्टर का। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में हमें दो बातें याद रखनी है। स्टेबल और अनस्टेबल वैसा ही होता है जैसे कि ना, अगर एक बहुत सिंपल सी चीज बोलूं तुम्हें, 4:30 बजे है, फिर तो बिल्कुल ही नहीं रोना चाहिए यार तुम्हें, ऐसी बातें कर। अच्छा पता नहीं है, फिर 4 बजे भी है तो भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, ओके सुनना। एक्चुअली ये कहानी होती है पहाड़ वाली। अरे सही से क्यों नहीं बन रहा है? सुनना, ये 3 केसेस हैं, समझो। सपोज दिस एक्चुअली, या कोई पाथ मुझे अगर ऐसा दिया गया है विच इज एक्चुअल पाथ, मैं अगर तुमसे बोलूं यहाँ पर एक छोटी सी बॉल पड़ी हुई है, अगर इस बॉल को मैं हल्का सा ऊपर ले जाऊं, कैन यू फील दिस थिंग, ये बॉल वापस आ जाएगी अपने आप। चाहे मैं राइट में ले जाऊं चाहे मैं लेफ्ट में ले जाऊं, ये बॉल अपने आप इस जगह पर आएगी। कैन यू फील दिस थिंग? है ना, एक्चुअल अगर मेरे को एक ऐसा पाथ बना दिया किसी ने, है ना, दिस दिस पोजीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली क्या करना है वो एक अलग कहानी है, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो, या हाँ मतलब वो ग्रेविटी का फोर्स की वजह से, ओके। अगर ये बॉल एग्जैक्टली यहाँ पड़ी है, बिल्कुल इज्जत से, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर, कहने से वो हो सकता है रुकी हो, बिल्कुल बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे, बिल्कुल इज्जत से रखती है, बिल्कुल यहाँ पर कहने से वो रुकी रहेगी जब तक उसको कोई भी हिलाए नहीं, तो बिल्कुल रुकी हुई है। तो वो इक्विलिब्रियम में है, रुकी हुई है मतलब इक्विलिब्रियम में, बट अगर किसी ने भी हल्का सा टच करा उसको, मतलब आगे की तरफ या पीछे की तरफ, कहने से वो तुरंत आगे या पीछे चली जाएगी। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल। अच्छा प्लीज पहले फील करना, तब मैथ से समझ में आएगी। अच्छा कैन यू फील दिस थिंग कि ऊपर रुकी रह सकती है वो बॉल, अगर इस टाइप की कहानी है, अगर ऊपर वाली चीज बिल्कुल ऐसे स्मूथ है ना, उस जगह पर तुमने जाके रखा, कैन यू फील दिस थिंग कि वो बॉल रुकी रह सकती है उस जगह? जल्दी से बताओ, है ना। तो अगर हल्का सा आगे करोगे या पीछे करोगे तो निकल लेगी वो बॉल, आगे या पीछे जहां पे भी। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल। थर्ड वन इज दिस थिंग, अगर मेरी बॉल यहाँ पर रखी है, अगर मैं इसको आगे करूंगा तो आगे ही पड़ी रहेगी, पीछे करूंगा तो पीछे पड़ी रहेगी, इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या ये तीनों वर्ड समझ में आए? स्टैटिक एंड डायनेमिक, व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक? फोर्सेस, फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही अभी, हम अभी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि कब हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, कब अनस्टेबल है और कब न्यूट्रल है, ठीक है। दिस जो ये मैंने ये बनाया है, दिस इज एक्चुअली अ ग्राफ बिटवीन यू एंड एक्स, अंडरस्टैंड। ये सच में एक्चुअली ग्राफ जो पोटेंशियल एनर्जी का, अगर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाया जाता है, इट इज एक्चुअली अ ग्राफ ऑफ द एक्चुअल फिगर जो हो सकता है, मतलब समझना ध्यान से। सो वेन एवर यू सी अ ग्राफ बिटवीन यू एंड एक्स, और अगर कहीं पर तुम्हें ऐसी वाली चीजें दिखे, तुम अपने आप बिना सॉल्व करे यू कैन से कि दिस पोजीशन इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल एंड दिस इज न्यूट्रल। हमें कैसे पता लगेगा सर स्टेबल अनस्टेबल, अगर मुझे कोई एक फंक्शन दिया गया है, हाउ वुड वी गेट टू नो अबाउट अ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? समझना क्विकली। ऊपर हमने क्या डिफाइन करा, एफ इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ये हमने ऊपर डिफाइन करा है। मतलब जहां जहां पर, अच्छा सबको ये समझ में आता है क्या कि जो हमारे y वर्सेस x का ग्राफ होता है, अगर मैं तुमसे बोलूं ये है ग्राफ, और यहाँ पर मैं लाइन बनाऊं एक ऐसी टेंजेंट, तो जो टेंजेंट एक्स एक्सिस को काटती है, उसका जो tan होता है उसको हम बोलते हैं स्लोप, ये पता है ना। और वो होता है dy बाई डी एक्स के बराबर। क्या इतनी सी चीजें पता है क्या? dy बाई डी एक्स इज डिफाइंड एज द स्लोप एंड ऑल्सो डिफाइंड एज द tan थीटा। सबको पता है क्या? ये मैथमेटिकली पता है क्या? सर आप बोल देते हो पता पता है, हमें तो कुछ नहीं पता है। ओके चलो धन्यवाद। ओके, कहना है से जहां पर भी स्लोप जीरो होगा, डी यू बाई डी एक्स क्या है, यू वर्सेज एक्स ग्राफ में स्लोप, यू वर्सेज एक्स ग्राफ में स्लोप ही तो है। हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू, इफ अगर मैं तुमसे बोलूं थीटा जीरो है, थीटा जीरो मतलब स्लोप जीरो, स्लोप या फिर डी वाई बाई डी एक्स इज द सेम थिंग, इज जीरो। मतलब जहां पर भी लाइन हमारे पास टेंजेंट लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, कैन आई से ऑल दोज पॉइंट्स आर
जहां पर फोर्स जीरो का, ध्यान से देखो, ये जो लाइन बना रहा हूं मैं यहाँ पर, अरे यार बिल्कुल टच करती हुई लाइन, ये लाइन, ये वाली लाइन, या फिर ये वाली लाइन, कहना इसे इन तीनों जगह पर मेरा स्लोप जीरो है। एट ऑल दीज थ्री पोजिशन माई स्लोप इज जीरो, है ना। मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम होगा, एनी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, कहना है से वहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब डी यू बाई डी एक्स जीरो। डी यू बाई डी एक्स हमारे लिए यू वर्सेस एक्स के ग्राफ में क्या है, यही तो स्लोप है। मतलब मुझे ये पता लग गया कि जहां जहां पर भी हमारे पास स्लोप जीरो हो रहा है, वहां पर कोई ना कोई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। रिमेंबर दिस थिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? किसी भी जगह पर अगर मेरे पास स्लोप जीरो है, किसी भी जगह पर, वहां पर मेरा कोई ना कोई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ। मतलब अगर मुझे u वर्सेस x का कोई ग्राफ दिया है ना, या कोई फंक्शन दिया है, u वर्सेस u एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, मुझे ये पता करना है कि कहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, तुरंत करो डी यू बाई डी एक्स, उसको तुरंत करो जीरो के बराबर। जैसे ही तुम जीरो के बराबर करोगे, हो सकता है तुम्हारे पास x की कुछ कुछ वैल्यूज आए, तो वहां पर 100% इक्विलिब्रियम आएगा। सबने थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है क्या? पढ़ा है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया। डी यू बाई डी एक्स जीरो निकालने पर हमारे पास स्लोप जीरो आता है। स्लोप जहां जहां पर जीरो होगा, वहां पर कोई ना कोई इक्विलिब्रियम होगा। कैसे पता? स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये वाली चीजें। अब थोड़ी सी चीज याद रखनी है। वेन एवर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, उसको बोलते हैं हम स्टेबल। अब तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास लेस देन जीरो आता है, उसको बोलते हैं अनस्टेबल। और यही दो चीजें हमसे मेजरली पूछी जाती हैं कि किस जगह पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है और किस जगह पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कि अगर हमने डी यू बाई डी एक्स जीरो करा, इससे हमारे पास सपोज एक्स वन एक वैल्यू आई, एक एक्स टू वैल्यू आई, एक एक्स थ्री वैल्यू आई, सपोज जीरो करने पर, जैसे ही हमने जीरो करा, ये तीन वैल्यूज आई। फिर निकालो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी यू स्क्वायर। अगर वो ग्रेटर देन वो एक्स वन की वैल्यू डालो उसमें, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे स्टेबल, अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? क्या एक प्रॉब्लम लेने की जरूरत है या समझ में आ गया है? और डू यू वांट मी टू टेक वन प्रॉब्लम ऑन दिस? क्या लग रहा है? क्या कर लोगे? मैथ्स वाली कहानी है, बट अगर तुम्हें लग रहा है आई कैन क्विकली टेक वन प्रॉब्लम, और इफ इट इज क्लियर देन ओके। अच्छा, ओके, आई टेक वन। अच्छा, तो दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली आस्क्ड जेई में, मेंस में पूछा गया है या फिर नीट में पूछा गया है काफी पहले। काफी अच्छा सा प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम था ये, थोड़ा से नंबर उन्होंने अजीब से दिए थे ऐसे वाले, एंड यू विल गेट टू सी एवरी एवरी बुक, एवरी बुकलेट में तुम्हें ये प्रॉब्लम दिया जाएगा, ठीक है। बोला गया था u एज अ फंक्शन ऑफ x से दिया गया था, जहां पर a और b कांस्टेंट थे। हमसे बोला गया था फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम था, या फिर ऑप्शन दिए गए थे। हाँ, फाइंड, अच्छा ओके, कैसे भी लिख सकते हो, फाइंड फॉर विच वैल्यू ऑफ x it is in stable, for which value of x it is in stable equilibrium। अच्छा, मैं ही बता दे रहा हूँ, 1 मिनट, अब सॉल्व मत करो, क्विकली खत्म करते हैं इसको। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसीलिए एक अच्छा सा प्रॉब्लम लिया है, मैं ही बताता हूँ, सुन लो। करने का तरीका क्या, तुम्हें u एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, तुरंत पहला काम तुम्हारे लिए f क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है वैसे तो, बट हमें क्योंकि उसको जीरो के बराबर करना है, तो इस माइनस से फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, ये होता है, हमें पता है जहां जहां पर भी ये जीरो होगा, वहां वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो पहला काम हमारे लिए, लॉजिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्या करना है, हम डी यू बाई डी एक्स निकालना चाह रहे हैं। ओके, अभी अभी बात करिए, प्लीज डोंट, अब ये मत पूछना, ये एक्स की पावर 12 लिखा है अपॉन में, तो उसको ऊपर ले जाइए, तो -12 होगा, तो -12 होगा, तो वो -12 अपॉन एक्स की पावर 13 आएगा, है ना। -12 -1। सिमिलरली यहाँ पे तो -1 लगा ही हुआ है, बी है ही, एक्स की पावर ऊपर आएगा -6, -6 बाहर आएगा, और एक्स की पावर -6 -1 तो +7 आ जाएगा नीचे।
हमें पता है जहां पर du/dx 0 हो रहा होगा वहीं पर स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो इसको जैसे ही 0 करा तो टर्म देखो क्या है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया और इसको इधर पे ले जाओ तो हमारे पास क्या लिखा है 12a/x⁻13 बराबर 6b/x⁻7। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, x की पावर क्या आ रहा है क्या आ रहा है क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ से तो, हाँ तो देखो ध्यान से कैंसिल ही हो गया, ये तो बहुत ही आसान। तुरंत तो कुछ प्रॉब्लम में फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2a/x⁻7 बराबर b/x⁻13, है ना, ये 6 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो x⁻6 क्या आ रहा है मेरे पास 2a/b के बराबर। तो x क्या आ गया, अच्छा प्रॉब्लम आई थिंक मैंने कुछ छोटा कर दिया तुम्हारे लिए, शायद कुछ और बोला था कि ऐसा कुछ बोला था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम दिया था और x की वैल्यू पूछी थी, या किस जगह पर ये सब कहानी होगी, तो वो ऑप्शन में तो डायरेक्टली यही आ गया। ओके, जब अच्छा बताया, मैं एक बार एक चीज और रिपीट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर तो चलो x की एक ही वैल्यू आ गई, है ना, अगर एक ही वैल्यू आ रही है तो जो पूछा है वही होगा 100%, है ना, मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट। मैं तुमसे बोलूं इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताओ या मैक्सिमम, अगर मैंने उसको डिफरेंशिएट करके 0 करा और अगर एक ही वैल्यू आ रही है ना, ये पावर 1/6 होगा, नॉट 6, है ना। अगर हमारी एक ही वैल्यू आ रही है तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो जो चीज पूछी गई है वही होगी। अगर सपोज मैं इसको सॉल्व करता, अच्छा एक चीज बताता हूँ, अच्छा एक मिनट, एक चीज, सपोज मैं तुमसे बोलूं मेरे पास एक फंक्शन है 4x3, अब आई डोंट नो इसकी सही नंबर ले रहा हूँ कि नहीं, बट ऐसा कुछ है, ठीक है। हमें बोला है कि बताओ फंक्शन किस जगह पर स्टेबल होगा और किस जगह पे अनस्टेबल। तो हम क्या करेंगे, पहला du/dx निकालेंगे। यहाँ से देख लो तुम्हें वो चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा 12x² माइनस 24x, ये अच्छा सा नंबर लिया है मैंने, हाँ चलो इससे हो जाएगा शायद काम, ठीक है। ये आया और इज इक्वल टू 0 करा, जैसे ही मैंने 0 करा ध्यान से देखो, ये x आ रहा है 12 तो चलो 0 में गया, एक x कॉमन लो और यहाँ पर आ रहा है x-2 इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना। तो मतलब x की अब एक वैल्यू नहीं आ रही है, x की दो वैल्यू आ रही है 0 एंड 2, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, बट हमें कैसे पता कि यार कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, क्या स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। इसके लिए अब तुम्हें मेहनत करनी है। व्हाट इज दैट मेहनत, एक बार और डिफरेंशिएट करो। किसको डिफरेंशिएट करो, जो हमने u को एक बार करा था, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो, वो वैल्यू चेक करो क्या आ रही है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, कैन आई से इट इज कमिंग आउट टू बी 24x-24, बोलो ये आ रही है क्या। अच्छा प्लीज ये मैं जल्दी बता रहा हूँ क्या, या ये समझ में आ रहा है। u का एक फंक्शन दिया था हमसे, प्रॉब्लम में बोला गया था फाइंड पोजीशन ऑफ फाइंड पोजीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा ध्यान से सुन लो एक बार और वापस से, अनस्टेबल, यह समझ में आ रहा है क्या बाकी लोगों को, दिस इज द प्रॉब्लम, आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, u को डिफरेंशिएट किया एक बार, तो आया 12x² माइनस 24x, हमने 0 के बराबर करा। तो अच्छा एक चीज यहाँ पे ना, जल्दी में ना हम x को भी 0 में फेंक देते हैं, तो हमारी x की 0 ना मिस हो जाता है। तो प्लीज रिमेंबर कि x इज इक्वल टू 0 और 2, टू वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो एक वैल्यू नहीं आ रही है, तो वो दो वैल्यू आ रही है 0 एंड 2। फिर हमने बोला अच्छा इस पे इक्विलिब्रियम आएगा, बट किस पर स्टेबल आएगा किस पर अनस्टेबल आएगा, इसके लिए हमें फिर चेक करने वाली कहानी थी। तो हमने चेक कैसे किया, इसको वापस एक बार और डिफरेंशिएट किया, क्या यार d²u/dx², 12 कांस्टेंट था तो यहाँ पे 24 आ गया, और -24 और x का हो गया 1, दोनों जगह पर वैल्यू डालो, कौन सी वैल्यू जो हमारा 0 करने पर आई थी। तो मैंने 0 डाला तो इट इज कमिंग आउट टू बी -24। हमें इससे मतलब नहीं है कि कितनी क्या वैल्यू आ रही है, हमें बस इससे मतलब है क्या वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। इफ इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव तो हम बोलेंगे वो लेस देन 0 आ रही है। अगर मैंने 2 डाला तो ये कितना होगा 24 × 2 48, -24, तो कहने से वो +24 आ रहा है। अगेन मुझे इसके नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इफ इट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0 तो हमें पता लग गया। अब वापस कमिंग बैक, जो अपने को याद रखना है ये चीज, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो स्टेबल, 0 आता है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो स्टेबल, अगर लेस देन 0 है तो वो अनस्टेबल। तो देखो ध्यान से, लेस देन 0 आ रहा है यहाँ पर मतलब x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, दिस विल बी माई अनस्टेबल, दिस विल बी माई स्टेबल।
बताओ 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 बताओ, ये चीज क्लियर हो रही है क्या? है ना? सो तुम्हें क्या याद रखना है? ग्राफ। एक चीज याद रखनी है, ग्राफ। है ना? डी बाई डी एक्स जहाँ जीरो हो रहा है, नेगेटिव से ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो हमारे पास स्टेबल। मतलब ये जो स्टार मार्क करा है, इतनी चीजें। वन, यू हैव टू रिमेम्बर कि जहां जहां पर हमारे पास एफ जीरो होता है, एफ जीरो होता है, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम जहां पर होता है, कैसे निकालते हैं? डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पर। है ना? और कैसे होगा? अगर एक ही वैल्यू आई तो हमारे लिए बाई डिफॉल्ट जो पूछा गया है, सपोज बोला बोला गया है फाइंड द स्टेबल इक्विलिब्रियम, कहाँ पर हो रहा है, और तुमने डी यू बाई डी एक्स जीरो करा, जैसे इस केस में एक ही वैल्यू आई। अगर एक ही वैल्यू आ रही तो जो पूछा गया है तुम्हें दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर नहीं आई है एक वैल्यू, दो आई है, डबल डिफरेंशिएटेड, put those value in d square u upon dx square, greater than zero है तो stable, less than zero है तो unstable। किसी को लास्ट की चीज में किसी में कोई डाउट है तो जल्दी से बोल दो, अदरवाइज दिस चैप्टर इज डन। जल्दी 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 जल्दी, किसी को लग रहा है? ओह, बोलो 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 बोलो। खत्म? सही है ना कहानी? समझ आएगी कहानी? कहानी ओके, देन वर्क फॉर एनर्जी डन फाइनली। है ना? रिवाइज इट, क्योंकि आज तुमने थोड़े दिन बाद पढ़ा है। अच्छा, किसी किसी को आज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में व्हेनेवर डाउट, रेफर टू योर प्रीवियस नोट्स, चेक करना, तो वो चीजें थोड़ा सा और बेटर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? चलो ओके, चलो टेक योर ब्रेक, एंजॉय योर अगला क्लास एंड मिलते हैं फिर। चलो बाय। बाय 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 एवरीवन।